ये प्रभु स्तर के सभी सूक्ष्म जानवर बहुत चतुर थे। इस बार इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद, लगभग अपनी जान गंवाने के बाद, कम से कम पेंगोलिन लंबे समय तक दोबारा इसके झांसे में नहीं आएगा। चू फेंग असहाय महसूस कर रहा था। यदि सुनहरी आंखों वाला पेंगोलिन उससे छिप रहा होता तो वह वास्तव में उसका कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह पहाड़ों के कानूनों की गुप्त कुंजी के बारे में बात करना और भी असंभव था। अरे, ये तो बुरी शुरुआत है। चू फेंग शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। यह सबसे आसान कानूनी कुंजी थी जिसे प्राप्त करना उसने सोचा था। बीमन विशालकाय जानवर को ऐसा मालूम हो गया कि उसने गलती की है। इस समय उसे भी थोड़ा दोषी महसूस हुआ। वह डरते डरते चू फेंग के पास आया और दबी हुई आवाज निकालते हुए आज्ञाकारी ढंग से नीचे रेंगने लगा। चू फेंग लिटिल बीमन विशालकाय जानवर की माफी से खुश था। वह लिटिल बीमन विशालकाय जानवर के कंधे पर कूद गया और उसे सांत्वना देने के लिए उसके बड़े सिर को सहलाया। ठीक है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यह सुनहरी आंखों वाला पेंगोलिन इतना चालाक होगा। मैं लापरवाह था। हालांकि तुम्हें धरती का बेटा कहा जाता है, लेकिन तुम अभी तक पूरी तरह से बड़े नहीं हुए हो। तुमने अभी तक बहुत सी तरकीबें नहीं सीखी हैं। अन्यथा एक साधारण सुनहरी आंखों वाला पेंगोलिन आपके सामने कुछ भी नहीं है। बीमन विशालकाय जानवर ने कुछ बार गुर्राहट की और चू फेंग के शरीर से रगड़ा। हालांकि इसने चू फेंग को लगभग नीचे धकेल दिया। चू फेंग मुस्कुराए बिना न रह सका। ठीक है, मुझे इस बारे में सोचने दो। क्या उस आदमी को बाहर निकालने का कोई और तरीका है? चू फेंग बस बीमन विशालकाय जानवर के कंधे पर लेट गया और अपने हाथों को उसके सिर के नीचे टिका दिया। मैला बूढ़े आदमी द्वारा दी गई जानकारी फिर से उसके दिमाग में आ गई। इस बार चू फेंग ने अपना सबक सीख लिया और प्रत्येक शब्द का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चू फेंग को वास्तव में आशा मिल गई। गोल्डन आइड पेंगोलिन को सभी तरह के उच्च श्रेणी के अयस्क सबसे ज्यादा पसंद है। प्रलोभन आत्मा में धड़कता है और इसका विरोध नहीं किया जा सकता है। ये शब्द देखकर चू फेंग की आंखें चमक उठी। ये सफलता हो सकती है। जब तक मुझे कुछ उच्च श्रेणी के अयस्क मिल सकते हैं, मेरे पास सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन को लुभाने का मौका है। ये सोचकर चू फेंग अब और शांत नहीं बैठ सका। वह अपना भंडारण स्थान खोजने लगा। एक मास्टर लोहार के रूप में स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के कीमती अयस्क मौजूद थे। थोड़ी देर बाद विभिन्न अयस्कों की एक पूरी पंक्ति उसके सामने बड़े करीने से सजाई गई थी। कम से कम वे बहुमूल्य अयस्क थे जिनका उपयोग दिव्य भगवान के हथियार बनाने के लिए किया जा सकता था। लेकिन इससे पहले कि चू फेंग कुछ बोल पाता, उसके बगल में बैठे छोटे एल्फ ने उसे निर्दयता से डांटा। मास्टर, उस लापरवाह बुरे आदमी का तथाकथित शीर्ष ग्रेड अयस्क सचमुच शीर्ष ग्रेड है। कम से कम इसका उपयोग मास्टर गॉड हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन आपकी सामग्री अहम। चू फेंग के मुंह के कोने फड़क उठे। वह वास्तव में तिरस्कृत था। यह थोड़ा अजीब था। अगले ही पल चू फेंग ने चुपचाप अपने सामने के सभी अयस्कों को हटा दिया। ठीक है, तो मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करूंगा। वह खड़ा है। चल दर। इस बार हैरान होने की बारी योगिनी की थी। गुरुजी, हम कहाँ जा रहे हैं? चू फेंग गुस्से से बोला। उच्च श्रेणी के अयस्कों को खोजने के लिए। मैं और कहाँ जा सकता हूँ? चलो देखते हैं कि क्या हम किसी खजाने की दुकान तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि अंदर कुछ ऐसा हो जिसकी हमें जरूरत है। इसके अलावा चू फेंग के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह उन्हें केवल यही खोज सकता था। ऐसा कहा जाता था कि केंद्रीय कोर क्षेत्र में खजाने के भंडार मिलने की संभावना बाहर की अपेक्षा कई गुना अधिक थी। उसे आशा थी कि उसका भाग्य बेहतर होगा। चू फेंग ने अपने होंठ दबा लिए। वह उस बातूनी योगिनी पर अपनी सांसें बर्बाद करने में असमर्थ था, इसलिए उसने बीमन विशालकाय जानवर से वहां से चले जाने का आग्रह किया। उसने दूर जाने की योजना नहीं बनाई थी। वह हिंदुआन पर्वत श्रृंखला के परिधि पर घूमते रहे। वह कुछ हासिल कर पाएगा या नहीं, ये तो भाग्य पर निर्भर करेगा। किसी भी हालत में चू फेंग ने अपने लिए एक समय सीमा तय कर रखी थी। अगर वह 3 दिनों के भीतर उच्च श्रेणी के अयस्क नहीं खोज पाता, तो वह हार मान लेता और बाद में कोई रास्ता सोचता। वह एक ही पेड़ पर लटका नहीं रह सकता था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए चू फेंग ने अचानक राहत की सांस ली। समय आने पर हमेशा कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। संक्षेप में कहें तो उसे पहले प्रयास करना होगा। जल्द ही चू फेंग पहाड़ छोड़कर चला गया। वह बिना कुछ छिपाए बीमन विशालकाय जानवर के कंधे पर सवार हो गया। इस बार वह लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। दुश्मन को डराकर भगाना ही बेहतर होगा। बेशक
अगर उसे कुछ लागत प्रभावी एस्ट्रल जानवर मिल गए तो चू फैंग को शिकार के लिए बीमन विशालकाय जानवरों को लाने में कोई आपत्ति नहीं थी। वो यथासंभव अधिकाधिक एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं को एकत्रित करने का प्रयास करेगा। चू फैंग ऐसे ही चलता रहा और रुक गया। वह हेंगुआन पर्वत श्रृंखला के परिधि के चारों ओर लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहा। शुरुआती मैदान में प्रवेश करने के बाद से यह उनके लिए आराम करने का एक दुर्लभ क्षण हो सकता है। युद्ध की दृष्टि से बीमन विशालकाय जानवर पूरी तरह से पर्याप्त था। परिधि में कुछ मध्यम स्तर और उच्च स्तर के प्रभुओं से मुठभेड़ करना काफी कठिन था। चू फैंग को भी बहुत राहत मिली, चूंकि उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपनी कृपाण तकनीक को समझना शुरू कर दिया। जब से उसने आभासी परीक्षण की दुनिया में 9 कृपाणों के पहले वार के वास्तविक सार को समझा था, जिसे 9 तरंग कृपाण की कला के साथ विलय करना था, तब से चू फैंग की कृपाण तकनीक शिथिल हो गई थी। बेशक ये भी सभी प्रकार की परेशानियों के कारण था जो उसका समय बर्बाद करते थे। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, चू फैंग की कृपाण तकनीक में वास्तव में सुधार नहीं हुआ था। अब भी वो 9 तरंग कृपाण कला के केवल पहले 6 चरणों को ही एक में मिला सकता था। अतीत में इसकी शक्ति ही पर्याप्त थी। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे चू फैंग के दुश्मन मजबूत होते गए, अधूरा पहला वार चू फैंग की युद्ध लय के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ होता गया। जब तक चू फैंग 9 तरंग कृपाण की कला के पहले 9 वारों को एक में नहीं मिला सकता, उन्हें सर्वोच्च कृपाण मैनुअल 9 कृपाणों के पहले वार में बदल नहीं सकता, उस समय चू फैंग की कृपाण तकनीक निश्चित रूप से बेहतर होगी। चू फैंग उत्सुकता से भर गया। इस प्रकार जब तक उसके पास समय होता, चू फैंग कृपाण तकनीक का अध्ययन करना शुरू कर देता। धीरे धीरे अधिक से अधिक खंडित अंतर्दृष्टियां उसके दिमाग में उमड़ने लगी। समय उड़ गया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। यह अज्ञात था कि चू फैंग हाल ही में बदकिस्मत रहा था या नहीं। इतने लंबे समय के बाद उसे वास्तव में एक भी खजाने की दुकान नहीं मिली, लेकिन कुछ लाभ अनजाने में भी हुए। उसने एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं का एक बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया था। उनकी कृपाण तकनीक में भी तेजी से सुधार हुआ। चू फैंग केवल असहाय होकर मुस्कुरा सकता था। शायद इसे ही कहा जाता है, जब हानि होती है तो लाभ भी होता है। चू फैंग अपनी मानसिकता को सुधारने में सक्षम था। यदि उसे खजाने का भंडार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं थी, वो अगली बार फिर आ सकता है। लेकिन किस्मत बड़ी अद्भुत थी। जैसे ही चू फैंग ने कुछ समय के लिए हार मानने का मन बनाया, वास्तव में घटनाओं ने एक नया मोड़ ले लिया। वो अभी कुछ ही कदम चला था कि उसे एहसास हुआ कि कुछ ही दूरी पर एक लकड़ी का मकान खड़ा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो विशेष रूप से उसका इंतजार कर रहा था। चू फैंग की आंखें तुरंत चमक उठी। ये कहते हुए वो तेजी से बाहर निकल गया। उसने लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला और घर के अंदर चला गया। यह एक परिचित व्यवस्था थी। मुख्य क्षेत्र में भी खजाने का भंडार बाहर के भंडार से अलग नहीं था। बिल्कुल, भले ही वो वास्तव में खजाने के भंडार का सामना करने के लिए काफी भाग्यशाली था, चू फैंग को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आखिरकार खजाने की दुकान में मौजूद वस्तुएं बेतरतीब ढंग से पैदा होती थीं। शीर्ष श्रेणी के अयस्कों के पैदा होने की संभावना बहुत कम थी। पर क्या अगर, जैसे ही वो इस पर विचार कर रहा था, चू फैंग की नजर सीधे लकड़ी की मेज पर रखे आइटम के परिचय पर पड़ी। तारा हेलुसिनोजेन 10 ग्राम, टॉप ग्रेड। इसका बहुत ही मजबूत मतिभ्रम प्रभाव होता है। थोड़े समय के लिए यह एक लॉर्ड लेवल एस्ट्रल बीस्ट को भ्रमित कर सकता है। सटीक अवधि एस्ट्रल बीस्ट की ताकत पर निर्भर करती है। कीमत 10,000 सोने के सिक्के। उन्नत पवित्र ज्वाला तावीज, दुर्लभ। ये तुरंत एक शक्तिशाली क्षेत्र प्रभाव वाली आग का हमला कर सकता है। यह एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है और एक शीर्ष स्तरीय जानवर जनरल को आसानी से जलाकर मार डालने के लिए पर्याप्त है। एक हद तक यह एक लॉर्ड स्तर के एस्ट्रल बीस्ट को घायल कर देगा। कीमत 5,000 सोने के सिक्के। ओब्सीडियन मदर, टॉप ग्रेड ओब्सीडियन की अनमोल मां। करोड़ों ओब्सीडियन अयस्कों में से केवल एक ही इसे विकसित कर सकता है। इसे मास्टर गॉड वेपन बनाने के लिए मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गोल्डन आइड पेंगोलिन का पसंदीदा है। कीमत 20,000 सोने के सिक्के। बाकी सभी उच्च गुणवत्ता वाले थे। चू फैंग ने करीब से नहीं देखा। वो बस ओब्सीडियन मदर को स्थिर भाव से देखता रहा। उसके मुंह के कोने फड़क उठे। गोल्डन आइड पेंगोलिन का पसंदीदा। क्या तुम इतने विचारशील हो? तुमने तो मेरे लिए इसे चिन्हित भी कर दिया। इससे चू फैंग को संदेह हुआ, क्या ये सब गुप्त रूप से उस लापरवाह बूढ़े व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था जो सेवानिवृत्त हो चुका था? अन्यथा यह इतना बड़ा सहयोग कैसे हो सकता है?
उसे उच्च कोटि के अयस्कों की आवश्यकता थी और यहाँ तुरंत एक उपलब्ध था। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में उसे कोई खजाने की दुकान नहीं मिली थी। शायद यह उस लापरवाह बूढ़े आदमी की करतूत थी। अन्यथा जिस आवृत्ति से कोर क्षेत्र में खजाना भंडार पैदा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लानत है, मुझे चिढ़ाया। क्या इस बूढ़े का अधिकार इतना अधिक है? उस समय चू फैंग मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ऐसा हो सकता है कि इन उम्मीदवारों की हर हरकत इन उच्च स्तरीय एनपीसी की नजर में थी? अन्यथा यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? इसके अलावा इस खजाने की दुकान में 2 शीर्ष श्रेणी की वस्तुएं थीं। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं था? चू फैंग शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ये हो सकता है कि बूढ़े आदमी को पता था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि चू फैंग भविष्य में स्टार्टिंग ग्राउंड का अधिकार भी प्राप्त कर सकेगा और वे दोनों सहकर्मी भी हो सकते हैं, इसलिए उसने जानबूझकर चू फैंग को पहले ही एक एहसान कर दिया था? यह असंभव नहीं था, लेकिन इस तथ्य के बारे में क्या कहना है कि आपने मुझे 3 दिनों तक खजाने से मिलने से रोक दिया था? मुझे चिढ़ाया। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत प्रतिशोधी व्यक्ति हूं। चू फैंग ने क्रूरता से सोचा। हालांकि उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। वह बूढ़ा व्यक्ति नियमों से बंधा हुआ था। वह जो चाहे कर नहीं सकता था, इसलिए उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वैसे ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा आदमी बस उसे चिढ़ा रहा था। लाभ में कोई कमी नहीं थी। यह कोई प्रतिशोध नहीं था। बस इतना ही काफी था। बेशक अगर बूढ़ा आदमी भविष्य में समय समय पर खुद को आश्चर्यचकित कर सके तो ये बहुत अच्छा होगा। चू फैंग ने खुशी से सोचा। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। वह पागलों की तरह सोने के सिक्कों का आदान प्रदान करने लगा। उनके पास 8वीं श्रेणी के राजा स्तर का अधिकार था और वे 60:1 के अनुपात में सोने के सिक्कों का आदान प्रदान कर सकते थे। हम 35,000 सोने के सिक्के पर्याप्त हैं। चू फैंग ने केवल 3 सबसे कीमती वस्तुओं के बदले में विनिमय करने की योजना बनाई थी। शेष उच्च श्रेणी की वस्तुओं के लिए वह उन्हें देखने की भी जहमत नहीं उठा सकता था। वह गरीब युवक नहीं था जिसे एक पैसे को 2 भागों में बांटना पड़ता था। यह एक बिल्कुल अलग स्थिति थी। पिछले कुछ दिनों में चू फैंग ने 5 मिलियन से अधिक एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं एकत्र की थीं। अपने हाथ की एक लहर से उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 2 मिलियन से अधिक एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं का भुगतान किया। उन्होंने 35,000 से अधिक स्वर्ण सिक्कों का आदान प्रदान किया। उन्होंने एक ही बार में 2 शीर्ष ग्रेड और एक दुर्लभ खजाने का आदान प्रदान किया। अमीर होना अच्छा लगता है। चू फैंग को पैसे को मिट्टी की तरह खर्च करने की भावना याद आ गई। लेकिन फिर वह वास्तविकता में लौट आया और अपने होठों को भींच लिया। क्या अफसोस है। एस्ट्रल बीस्ट सोल्स कभी भी पर्याप्त नहीं होंगे। मुझे अभी भी लिटिल बीमन जायंट बीस्ट के लिए मिड लेवल ओवरलॉर्ड तक आगे बढ़ने के लिए पैसे बचाने हैं। मुझे कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी। इससे पहले लॉर्ड रैंक तक आगे बढ़ने के लिए 2.4 मिलियन से ज्यादा एस्ट्रल बीस्ट सोल की जरूरत होती थी। अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे निश्चित रूप से ज्यादा एस्ट्रल बीस्ट सोल की जरूरत होगी। चू फैंग ने अनुमान लगाया कि यह संख्या कम से कम 5 से 6 मिलियन होगी। शायद इससे भी अधिक। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। अपना सिर हिलाते हुए और इन चिंताओं को अपने दिमाग से निकाल देते हुए चू फैंग ने उत्साह से अपने लाभ की जांच की। शीर्ष श्रेणी की ओब्सिडियन मदर का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि वह इसे गोल्डन आइड पेंगोलिन को लुभाने के लिए उपयोग करना चाहता, तो वह इसका उपयोग नहीं कर पाता। हालांकि शीर्ष श्रेणी के तारा हेलुसिनोजेन ने चू फैंग का ध्यान आकर्षित किया। संयोग से चू फैंग ने दुर्लभ श्रेणी के राक्षसी स्पर्श विष का लगभग उपयोग कर लिया था। इसके अलावा, ईमानदारी से कहें तो, ये भगवान रैंक वाले प्राणियों के खिलाफ लड़ाई के लिए वास्तव में बहुत कमजोर था। भगवान स्तर के प्राणी को मारने के लिए शायद कम से कम दर्जनों ग्राम की आवश्यकता होगी। लागत प्रभावी अनुपात बहुत कम था। चू फैंग सोच रहा था कि इसकी जगह क्या लाया जाए। इस बार जब उसे नींद आ रही थी तो तकिया आ गया। यह उच्च श्रेणी का मतिभ्रम वास्तव में एक प्रभु श्रेणी के एस्ट्रल बीस्ट को भी बेहोश कर सकता है। इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली था। जरा इसके बारे में सोचिए। अगर लॉर्ड रैंक का कोई विशेषज्ञ प्रभावित हुआ, भले ही वह क्षण भर के लिए ही क्यों न हो, तो विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में यह एक घातक संकट होगा। अगर दुश्मन को सीधे तौर पर खत्म कर दिया जाए तो इसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल दूसरों की दया पर निर्भर हो सकता है। कोई भी भगवान कुछ नहीं कर सका। इसलिए ये केवल एक युद्ध दिव्य कलाकृति थी। बेशक चू फैंग के हाथ में केवल 10 ग्राम ही थे।
लॉर्ड रैंक वाले विशेषज्ञ को पूरी तरह से नॉकआउट करने के लिए आवश्यक सटीक खुराक के लिए चू फैंग को अभी भी धीरे धीरे पता लगाना था। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि चू फैंग के पास एक और शक्तिशाली तुरुप का पत्ता था। वह संतुष्ट था। पिछले कुछ दिनों में चू फैंग ने बहुत कुछ हासिल किया था। अब बारी थी उस तीखे सिर वाले पेंगोलिन से निपटने की। उसने वास्तव में उस पर हंसने की हिम्मत की। ये वास्तव में मौत को आमंत्रित करना था। देखते हैं कि क्या इस बार भी आप खुद को रोक पाते हैं। चल दर, चू फैंग ने अपना हाथ हिलाया। उन्होंने बीमन विशालकाय जानवर का नेतृत्व किया और मूल पहाड़ों की ओर तेजी से बढ़े। जल्द ही चू फैंग उस स्थान पर पहुंच गया जहां उस पर सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन ने हमला किया था। चू फैंग ने अनुमान लगाया कि यह स्थान संभवतः सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन के ठिकाने से ज्यादा दूर नहीं था। बेशक वह आदमी पहले भी गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसने अपना सबक सीख लिया था। इस बार भले ही उसे लगा कि चू फैंग यहां भटक रहा है, वह शायद फिर से दिखाई देने की हिम्मत नहीं करेगा। छोटा योगिनी पूछे बिना न रह सका। गुरुजी, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? भले ही आपके पास अब शीर्ष श्रेणी के अयस्क हो, जब तक आप और बीमन विशालकाय जानवर यहाँ हैं, भले ही अयस्क यही रखे हो, वह सुनहरी आंखों वाला पेंगोलिन शायद बाहर आने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? छोटे एल्फ की चिंताएं बेवजह नहीं थी। गोल्डन आइड पेंगोलिन चाहे कितने भी उच्च श्रेणी के अयस्कों के लिए लालची क्यों ना हो, वह शायद ये बता सकता था कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है, उसका जीवन या अयस्क। लेकिन अगर हम दूर छिप जाएं और वह आदमी अयस्क छीनकर भाग जाए तो क्या होगा? एक बार जब सुनहरी आंखों वाला पेंगोलिन जमीन में घुस जाएगा तो क्या हमें दोहरा नुकसान नहीं होगा? ये शब्द सुनकर चू फैंग मुस्कुराया। बेशक हम गोल्डन आइड पेंगोलिन को यह नहीं बता सकते कि यह एक जाल है, इसलिए हमें अभी भी एक छोटी रणनीति अपनानी होगी। छोटी एल्फ ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया और उत्सुकता से चू फैंग द्वारा अपनी अगली योजना की व्याख्या जारी रखने की प्रतीक्षा करने लगी। हालांकि चू फैंग की निगाहें बिना पलक झपकाए चुपचाप उसे घूर रही थी। छोटे एल्फ को तुरंत कुछ समझ में आ गया और उसने अनिश्चितता से कहा, मास्टर, क्या आपका मतलब है? मैं ये करूंगा। बुद्धिमान। छोटे दोस्त, तुम अंततः एक बार होशियार हो। चू फैंग के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। बाद में मैं यहाँ ओब्सीडियन मदर रखूंगा। फिर मैं और बीमन जायंट बीस्ट यहाँ से दूर रहेंगे। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम खुलेआम देखोगे। चू फैंग के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। तुम नियमों की उपज हो। वह सुनहरी आंखों वाला पेंगोलिन तुम्हारे अस्तित्व को बिल्कुल भी नहीं जान सकता। भले ही गोल्डन आइड पेंगोलिन संदिग्ध हो, लेकिन इतना बढ़िया अयस्क उसके सामने ही है। कोई स्पष्ट खतरा नहीं है। उसके लिए लुभाए बिना रहना असंभव है। इसके अलावा ये पहले भी गंभीर रूप से घायल हो चुका है। इसे अपनी चोटों से उबरने के लिए उच्च श्रेणी के अयस्कों की सख्त जरूरत है। ये निश्चित रूप से इस तरह के प्रलोभन का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। जब तक ये दिखाई दे और इस ओब्सीडियन मदर को खा जाए, मुझे सूचित करें। बीमॉन जायंट बीस्ट और मैं तुरंत दौड़कर आएंगे। छोटा योगिनी उत्साहित हो गया। ये सही है। सुनहरी आंखों वाला पेंगोलिन मुझे देख भी नहीं सकता। मैं हर समय इस पर नजर रख सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल नन्हे योगिनी को अचानक कुछ याद आया और वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सकी। लेकिन गुरुजी, मैंने एक और प्रश्न सोचा है। क्या होगा यदि वह सुनहरी आंखों वाला पेंगोलिन विशेष रूप से सतर्क हो और ओब्सीडियन मदर को तुरंत न खाए, बल्कि ओब्सीडियन मदर के प्रकट होते ही उसे लेकर भाग जाए? अगर मैं तुरंत मास्टर को सूचित भी कर दूं तो भी बहुत देर हो जाएगी। क्या यह उस आदमी को मुफ्त में खजाना देना नहीं है? छोटे एल्फ को लगा कि अभी भी बहुत बड़ा खतरा है। एस्ट्रल बीस्ट्स को मूर्ख मत समझो। ये बात लॉर्ड ग्रेड एस्ट्रल बीस्ट के लिए विशेष रूप से सच थी। लाभ की तलाश करने और नुकसान से बचने की इसकी वृत्ति पहले से ही काफी विकसित थी। कोई भी चीज कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, वे उसका आनंद तभी लेते थे जब ये सुनिश्चित कर लेते थे कि उनके आसपास का वातावरण पूरी तरह सुरक्षित है। ये सुनहरी आंखों वाला पेंगोलिन खजाने को लेकर अपने घोंसले की ओर क्यों नहीं भागता और धीरे धीरे उसे क्यों नहीं खाता? ये कितना सुरक्षित होगा? हालांकि जब चू फैंग ने ये सुना तो वह केवल हल्के से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। इसलिए मुझे एक और चीज का उपयोग करने की जरूरत है। छोटी परी ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। क्या? चू फैंग ने अपने हाथ में पारदर्शी जेड बोतल को धीरे से हिलाया। बोतल के अंदर पारे जैसा कुछ चमकीला पाउडर था। बेशक ये तारा हेलुसिनोजेन है। बाद में मैं इस उच्च श्रेणी के मतिभ्रम को ओब्सीडियन मदर पर लगाऊंगा। जब तक गोल्डन आइड पेंगोलिन इसे खाने की हिम्मत करता है,
या यहाँ तक कि इसे लेकर भाग भी जाता है, तब तक थोड़ा सा मतिभ्रम बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करने के लिए पर्याप्त होगा। गोल्डन आइड पेंगोलिन को पूरी तरह से बेहोश करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस उसे कुछ समय के लिए सम्मोहित करने की जरूरत है। ये समय अवधि बीमन जायंट बीस्ट के आने के लिए पर्याप्त होगी। इस बार मैं निश्चित रूप से उसे भागने का मौका नहीं दूंगा। चू फैंग अत्यंत दृढ़ निश्चयी था। उसके बगल में बीमन विशालकाय जानवर भी आक्रोश से गुर्राया। पिछली बार ये वास्तव में उस तेज दिमाग वाले व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया था, जिससे उसके मालिक की योजना विफल हो गई थी। बीमन विशालकाय जानवर लंबे समय तक दोषी महसूस करता रहा। अब अंततः उसे फिर से खुद को साबित करने का मौका मिला। अपने स्वामी की योजना सुनकर छोटे एल्फ को लगा कि इसमें कोई गलती नहीं थी और उसने स्वेच्छा से ऐसा किया। तो फिर चिंता मत करो गुरुजी, मैं निश्चित रूप से बिना पलक झपकाए ओब्सिडियन मदर को घूरूंगा। जब गोल्डन आइड पेंगोलिन दिखाई देगा तो मैं तुरंत मास्टर को एक ध्वनि संदेश भेजूंगा। चू फैंग ने सिर हिलाया। हालांकि छोटी एल्फ बातचीत में बाधा डालती थी, लेकिन वह कभी लापरवाह नहीं रही। चू फैंग को इस बात की चिंता नहीं थी। उसने ओब्सिडियन मदर को जमीन पर फेंक दिया और जैड की बोतल खोल दी। चांदी जैसी रोशनी नीचे की ओर आई और ओब्सिडियन मदर को पूरी तरह से घेर लिया। ये देखकर कि अब काफी हो गया है, चू फैंग ने जल्दी से बोतल बंद कर दी। उसे डर था कि कहीं वह कुछ बर्बाद न कर दे। वह एक उच्च कोटि का खजाना था। कुल मिलाकर केवल 10 ग्राम थे। उसे उनका संयम से उपयोग करना पड़ा। कुछ ही देर में चू फैंग ने अनुमान लगा लिया कि कम से कम 2 से 3 ग्राम की खपत हुई होगी। चू फैंग का दिल दुख गया। भूल जाओ, भूल जाओ। मैं चारा छोड़े बिना भेड़िया नहीं पकड़ सकता। मैं सबसे पहले पहाड़ों के कानूनों की गुप्त कुंजी हासिल करूंगा। उसने अपने आप को सांत्वना दी। चू फैंग फिर जल्दी से बीमन विशालकाय जानवर के साथ चला गया। उसने अपने और छोटे एल्फ के बीच अधिकतम संपर्क दूरी की जांच की। कुछ ही समय बाद वह हजारों मील दूर पहुंच गया। इस दूरी पर सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन के लिए उसे नोटिस करना असंभव था। छोटे एल्फ की दृष्टि के माध्यम से चू फैंग वास्तविक समय में ओब्सिडियन मदर के आसपास की हर चीज का निरीक्षण कर सकता था। उसके बाद एक उबाऊ इंतजार शुरू हुआ। चू फैंग का मानना था कि एक निम्न श्रेणी का अधिपति स्तर का गोल्डन आइड पेंगोलिन इस तरह के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएगा। समय बीतता गया। अज्ञात समय के बाद छोटे एल्फ की निगाह से चू फैंग ने अचानक अपनी भौहें उठाई। मुझे लगता है कि यह यही है। चू फैंग को स्पष्ट रूप से यह आभास हो गया कि ओब्सिडियन मदर की दिशा में गहरे भूमिगत में एक विशाल प्राणी सावधानी से घूम रहा था। चू फैंग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। जैसा कि उम्मीद थी, आप यहाँ हैं। हालांकि ये सुनहरी आंखों वाला पेंगोलिन स्वभाव से सतर्क था। भले ही उच्च श्रेणी का अयस्क पहले से ही उसकी पहुंच में था, फिर भी उसे कोई जल्दी नहीं थी और वह भूमिगत तैरता रहा। इसने आसपास के वातावरण में किसी भी संभावित खतरे की सावधानीपूर्वक जांच की। हालांकि चू फैंग पहले ही इस जगह से जा चुका था। स्वाभाविक रूप से उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ये पुष्टि करने के बाद कि सब कुछ सुरक्षित है, सुनहरी आंखों वाला पेंगोलिन स्पष्ट रूप से उत्साहित था। ये गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस शीर्ष श्रेणी के अयस्क को समय पर बचाव कहा जा सकता है। इसके अलावा जब तक यह इस अयस्क को खा जाता है, तब तक इसके पास मध्य स्तर के स्वामी क्षेत्र में प्रवेश करने का भी मौका था। उस समय वह उस शापित उम्मीदवार से बदला ले सकता था। सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन की आंखों में हड्डियों को चीर देने वाली घृणा की झलक दिखाई दी। फिर गोल्डन आइड पेंगोलिन धीरे धीरे तैरने लगा। उसकी गति बहुत तेज नहीं थी और वह अभी भी बहुत सतर्क था। जैसे ही कोई हलचल होती, उसे पूरा विश्वास था कि वह तुरंत भाग सकता है। हालांकि गोल्डन आइड पेंगोलिन को आश्चर्य हुआ जब वह जमीन से ऊपर आया तो भी कुछ नहीं हुआ। उसके सामने शीर्ष श्रेणी की ओब्सिडियन मदर थी। यहां तक कि सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन के होठों पर लार का निशान भी दिखाई दिया। उसकी आत्मा की गहराई में व्याप्त तीव्र इच्छा ने उसे तुरंत उस पर झपटने और अयस्क को निगलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सुरक्षित रहने के लिए गोल्डन आइड पेंगोलिन ने फिर भी इस ओब्सिडियन मदर को अपने घोंसले में वापस लाने के बाद उसका आनंद लेने की योजना बनाई। इसने अपना मन बना लिया। सुनहरी आंखों वाला पेंगोलिन अब और नहीं टलता। ओब्सिडियन मदर के सामने आते ही उसका पूरा शरीर मानो बिजली के एक बोल्ट में बदल गया हो। खाने की तीव्र इच्छा के कारण सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन ने ओब्सिडियन मदर को अपने मुंह में रख लिया। उसने अपने मन में ये भी कहा, मैं इसे अभी नहीं खाऊंगा। मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इसे चाटूंगा, ठीक है।
लेकिन इस तरह तारा हेलुसिनोजेन का प्रभाव तुरंत चरम पर पहुंच सकता है। यहां तक कि घुसपैठ की प्रक्रिया भी बच गई। दूरी पर चू फैंग बीमन विशालकाय जानवर के साथ तेजी से आ रहा था। यह दृश्य देखकर चू फैंग के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आ गई। स्वर्ग सचमुच मेरी मदद कर रहा है। गोल्डन आइड पेंगोलिन, तुम इसे क्यों चाट रहे हो? क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और बेहतर नहीं है? क्या तुम मेरी बहुत मदद नहीं कर रहे हो? मनुष्य धन के लिए मरते हैं और पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। लगता है कि तुम्हें अपने लालच के कारण मरना ही है। सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन ने ओब्सिडियन मदर को खा लिया, जिससे चू फैंग को बहुत परेशानी से बचाया जा सका। दूर से छोटे एल्फ के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से चू फैंग ने सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन को देखा, जो अभी अभी बेहद उत्साहित था और अपने मुंह में ओब्सिडियन मदर के साथ जमीन से भागने की योजना बना रहा था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे पेंगोलिन ने नकली शराब पी ली हो। वह इधर उधर डोल रहा था और उसके मोटे मोटे अंग बेकाबू हो रहे थे। वह लड़खड़ा रहा था और जमीन में धंसना चाहता था, लेकिन कुछ बार कोशिश करने के बाद भी वह जमीन पर चक्कर लगाता रहा। इसने अपनी दिशा बोध पूरी तरह खो दिया था। मुख्य बात यह थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है। उसकी आंखें अभी भी उत्साह से भरी हुई थी और भी ज्यादा उत्साही हो गई थी। स्पष्ट रूप से वे पहले से ही रक्त लाल होने लगी थी। चू फैंग को एहसास हुआ, इस तारा हेलुसिनोजेन का शायद सिर्फ साइकेडेलिक प्रभाव ही नहीं है। ये किसी जीव के दिल की गहराई में मौजूद इच्छा को बढ़ाने और एक ऐसा भ्रम पैदा करने में भी सक्षम हो सकता है कि मेजबान बिना देखे ही उसमें पूरी तरह डूब जाए। शायद इस समय इस सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन की चेतना में ये पहले से ही ओब्सिडियन मदर को अपने घोंसले में वापस ले गया है और उस पर दावत शुरू कर दी है। चू फैंग जब बीमन विशालकाय जानवर के कंधे पर खड़ा था, तो वह विचार करने लगा। यदि यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था, तो संभवतः उसने इस मतिभ्रमकारी औषधि के मूल्य को कम करके आंका था। चू फैंग की आंखों में चमक चमक उठी। उसे अचानक ऐसा लगा कि उसने कोई खजाना पा लिया है। इस उच्च श्रेणी के मतिभ्रमक पदार्थ का प्रयोग उसकी कल्पना से भी परे हो सकता है। जैसे ही वह सोच रहा था, चू फैंग पहले ही बीमोन विशालकाय जानवर पर सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन से पहले आ चुका था। इस समय ये बड़ा आदमी अभी भी इधर उधर डोल रहा था। समय समय पर वह अपना हाथ जमीन पर पटक देता और चट्टान की दीवार पर अपना सिर रगड़ता। चाहे वह इसे कैसे भी देखे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नकली शराब पी रखी हो। यहां तक कि जब चू फैंग और बीमन विशालकाय जानवर पास आए, तब भी उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। चू फैंग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। वह दबे पांव चला और बीमन विशालकाय जानवर के कंधे से उतर गया। चलो इस बार इसे भागने मत दो। ये सुनकर बीमन विशालकाय जानवर अचानक गुर्राया। यह उसके लिए अपने पिछले अपमान को दूर करने का मौका था। यदि यह अपनी वर्तमान अवस्था में गोल्डन आइड पेंगोलिन को भी नहीं हरा सकता, तो इसे एस्ट्रल बीस्ट्स का नेता नहीं कहा जाएगा। तभी बीमन विशालकाय जानवर अचानक जमीन पर पैर पटकते हुए तोप के गोले की तरह सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन की ओर झपटा। एक शक्तिशाली आभामंडल में उतार चढ़ाव आया। जमीन कांपती रही, यहां तक कि अंतरिक्ष भी हिलने लगा। हवा की एक भयावह लहर सभी दिशाओं में फैल गई। दूसरी तरफ सुनहरे आंखों वाला पेंगोलिन, जो भ्रम में पड़ गया था, उसे कुछ एहसास हुआ। घातक संकट के बीच आखिरकार उसे होश आ गया। उसकी अस्त व्यस्त आंखों में स्पष्टता लौट आई। ये चौंक गया था। क्या वह अपनी मांद में बैठकर पेट भरकर खाना नहीं खा रहा था? वह अभी भी यहाँ क्यों था? बीमन विशालकाय जानवर, वे फिर से यहाँ क्यों थे? घबराहट में सुनहरी आंखों वाला पेंगोलिन तुरंत भागना चाहता था। हालांकि बीमन विशालकाय जानवर, जो पहले ही एक बार असफल हो चुका था, उसे दूसरा मौका कैसे दे सकता था? इस समय चू फैंग के सामने प्रदर्शन करने के लिए यह और भी अधिक प्रेरित था। धमाका! उसकी मजबूत हथेली ने सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन को जकड़ लिया। तभी अचानक उसने सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन के सिर पर मुक्का मारा। शक्तिशाली झटके से सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन का सिर घूम गया। उसके मुंह में मौजूद ओब्सिडियन मदर भी जमीन पर गिर गई। लेकिन इससे पहले कि सुनहरी आंखों वाला पेंगोलिन प्रतिरोध कर पाता, बीमन विशालकाय जानवर की बाल्टी जैसी मुठियां फिर से उसके सामने आ गईं। बूम बूम बूम, एक के बाद एक मुक्के, जिससे सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। बीमन विशालकाय जानवर ने पिछली बार से सबक सीख लिया था। इस बार वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को फिर से जमीन पर नहीं छूने देगा। गर्जन, वो तब तक लड़ता रहा जब तक वह उत्तेजित नहीं हो गया।
बीमन विशालकाय जानवर अचानक आकाश की ओर दहाड़ने लगा, मानो वह अपनी हताशा व्यक्त कर रहा हो। अगले ही क्षण ऐसा लगा जैसे अनंत ऊर्जा अचानक बीमन विशालकाय जानवर के पैरों के नीचे जमीन पर एकत्रित हो गई और उसके शरीर में पागलों की तरह उमड़ पड़ी। जमीन के साथ आत्मीयता के संदर्भ में ये बीमन विशालकाय जानवर पृथ्वी का सच्चा पुत्र था, पृथ्वी का उपहार। इस समय बीमन विशालकाय जानवर ने वास्तव में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसकी सारी शक्ति उसकी दाहिनी मुट्ठी में इकट्ठी थी। वह उगते सूरज की तरह चमक रहा था और उसमें से तीव्र ऊर्जा के उतार चढ़ाव निकल रहे थे। धमाका। बिना किसी हिचकिचाहट के बीमन विशालकाय जानवर ने अचानक एक मुक्का मारा। ये गोली सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन के सिर पर लगी। क्रैक क्रैक, हड्डियों के टूटने की तीखी आवाज सुनाई दे रही थी। बीमन विशालकाय जानवर के भयानक प्रहार से सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि उसका सिर चकनाचूर हो जाता। वहां खून नहीं था, हड्डियां भी नहीं थी। वे सब भयानक हवा की लहर से धूल में उड़ गए थे। गर्जन। उसने बेपरवाही से मरे हुए गोल्डन आइड पेंगोलिन को जमीन पर फेंक दिया। बीमन जायंट बीस्ट अचानक आसमान की ओर दहाड़ा। उसकी मुट्ठियां उसकी छाती पर थपथपाती रहीं और ढोल जैसी दबी हुई आवाज निकालती रहीं। उसी समय चू फैंग मुस्कुराते हुए करीब आया। सबसे पहले उन्होंने ऑब्सिडियन मदर को हटाया जो जमीन पर लुढ़क गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वाकई इस बेहतरीन खजाने को वापस पा सकेगा। ये सब तारा हेलुसिनोजेन की बदौलत संभव हुआ। फिर उसने अपने सामने खड़े उत्साहित बीमन विशालकाय जानवर की ओर देखा। चू फैंग अपनी प्रशंसा करने में कंजूस नहीं था। छोटे बीमन, बहुत बढ़िया। दहाड़ दहाड़। बीमन विशालकाय जानवर ने दंडवत होकर शीघ्रता से उत्तर दिया, जैसे कोई बच्चा कोई बड़ा काम करके अपने माता पिता से उसका श्रेय मांग रहा हो। उसी समय चू फैंग ने नियमों की अधिसूचना सुनी। डिंग। आपके पालतू बीमोन जायंट बीस्ट ने एक निम्न श्रेणी के लॉर्ड ग्रेट स्टार बीस्ट को मार दिया है। X1 एस्ट्रल बीस्ट सोल X1 मिलियन प्राप्त किया। चू फैंग ने भौं उठाए। क्या एक निम्न स्तर का भगवान वास्तव में उसे 1,00,000 एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं दे सकता है? ऐसा लगता है कि यह सुनहरी आंखों वाला पेंगोलिन वास्तव में कोई साधारण प्राणी नहीं था। आखिरकार अधिकांश निम्न स्तरीय एस्ट्रल जानवरों की कीमत 300,000 से 500,000 के बीच थी। उनमें से केवल सर्वश्रेष्ठ ही इस प्रतिबंध को तोड़ सकते थे। शायद इसका संबंध इस आदमी के पहाड़ों का संरक्षक सितारा जानवर होने से है। चू फैंग केवल अनुमान लगा सकता था। अगले ही पल चू फैंग ने वह आवाज फिर से सुनी जिसे वह सबसे ज्यादा सुनना चाहता था। डिंग। बेहतरीन उम्मीदवार, बधाई। अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से आपने एस्ट्रल बीस्ट्स के विशाल समुद्र में माउंटेन्स गार्डियन एस्ट्रल बीस्ट को सटीक रूप से ढूंढ निकाला है। आपने उसे सफलतापूर्वक मार डाला है और कानून की गुप्त कुंजी X1 प्राप्त कर ली है। चू फैंग का चिंतित दिल अचानक शांत हो गया। ओह, लगता है उस बदतमीज बुरे आदमी ने मुझसे झूठ नहीं बोला। अन्यथा अगर उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाए और अंत में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो चू फैंग शायद उस आदमी को मारने का इरादा रखता। फिर चू फैंग ने कानूनों की मूल पृथ्वी गुप्त कुंजी निकाली और उसकी तुलना की। कानून की दोनों गुप्त कुंजियां आकार में एक जैसी थीं, लेकिन उनकी आभा थोड़ी भिन्न थी। चू फैंग ने खुशी से उन्हें अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसकी चेतना उसमें समा गई। जैसी कि उम्मीद थी, पर्वतों को दर्शाने वाली छवि भी धुंधली हो गई। ये पर्वतीय संरक्षक एस्ट्रल बीस्ट के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। चू फैंग समझ गया कि इस समय बिजली के गुप्त कानून की कुंजी के मालिक को इसके बारे में पता चल गया होगा। तो तुम कुछ करोगे? चू फैंग के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। दुर्भाग्य से चू फैंग को दूसरे पक्ष की पहचान नहीं पता थी। अन्यथा वो योजना बनाने में सक्षम हो सकता था। उसने कानून की दो गुप्त कुंजियां रख दी। चू फैंग बीमन विशालकाय जानवर के कंधे पर कूद गया और अपना हाथ लहराया। जारी रखना। लक्ष्य पवन देव घाटी। चू फैंग ने पहले ही अपना मन बना लिया था। शेष संरक्षक आकाशीय जंतुओं में आकाश, तारे और नदी में सबसे निम्न स्तर का स्वामी उच्च श्रेणी का था। इससे पहले कि बीमन विशालकाय जानवर अपने पूर्ण रूप में आ जाए, वह इसके बारे में भूल सकता था। इसके अलावा उस लापरवाह बुरे आदमी के अनुसार वह सितारे बेहद रहस्यमय हैं। बिना किस्मत के, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह उसे हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसा लग रहा था कि अब केवल पवन ही बचा था। चू फैंग को उम्मीद थी कि वह इसे आजमाएगा। इंपीरियल क्लाउड फाल्कन एक मध्यम स्तर का भगवान स्तर का प्राणी था।
रैंक के संदर्भ में, हालांकि बीमन विशालकाय जानवर दूसरे पक्ष की तुलना में एक रैंक कम था, अपनी शक्तिशाली नस्लीय प्रतिभा के साथ जीत निराशाजनक नहीं थी। यदि वास्तव में कोई और रास्ता नहीं था, तो चूफैंग बस बीमन विशालकाय जानवर को एक मध्यम स्तर के स्वामी के रूप में विकसित कर सकता था। चूफैंग के पास 4 मिलियन से अधिक एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं शेष थीं। यदि वह रास्ते में कुछ और निम्न स्तर के सामंतों का शिकार कर सके, तो उन्हें इकट्ठा करने की अभी भी आशा थी। बेशक, अगर वह सीधे इंपीरियल क्लाउड फाल्कन से निपट सकता है, तो ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होगा। उस समय चूफैंग के पास कानूनों की गुप्त कुंजियों की एक आश्चर्यजनक संख्या होगी। वह गार्जियन की उपाधि के निम्नतम मानक से केवल एक कदम दूर थे। उस स्थिति में उसकी संभावना बहुत अधिक होगी। वह पूर्ण पहल भी कर सकता था। इसलिए चूफैंग ने पवन कानून की गुप्त कुंजी प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया। अपना निर्णय लेने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के छोटे एल्फ ने रास्ता दिखाया और बीमन विशालकाय जानवर तेजी से चलने लगा। चूफैंग एक बार के लिए शांत हो गया। बीमन विशालकाय जानवर के चौड़े कंधों पर बैठकर वह समय समय पर अपनी कृपाण तकनीक का अभ्यास करता रहा और अधिक से अधिक समझ हासिल करता रहा। उनकी कृपाण तकनीक, जो काफी समय से स्थिर थी, पुनः उभरने लगी। कभी कभी चूफैंग समझना बंद कर देता था और अपने डेंटियन ब्रह्मांड को भरने के लिए एस्ट्रल पावर को अवशोषित करता था। 9 वर्गाकार मैदानों में से आधे से अधिक क्षेत्र चूफैंग द्वारा भर दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें पूर्णतः तैयार होने में अधिक समय नहीं लगेगा। उस समय उसके हाथ में क्षतिग्रस्त 8वीं श्रेणी का आध्यात्मिक निवास उपयोगी हो सकता है। चूफैंग अत्यंत कीमती 8वीं कक्षा के आध्यात्मिक निवास को कभी नहीं भूला था। इसका कारण यह है कि उसने इसे अभी तक नहीं खोला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चूफैंग को हल्का सा एहसास था कि उस चीज को जल्दबाजी में खोलना शायद कोई समझदारी भरा कदम नहीं था। शायद इससे कुछ अप्रत्याशित चीजें घटित होंगी। एक विशेषज्ञ का अंतर्ज्ञान अक्सर बहुत सटीक होता था। चूफैंग कोई अपवाद नहीं था। इसलिए उसने 8वीं कक्षा के आध्यात्मिक निवास के रहस्य को जानने की कोशिश करने से पहले पूरी तरह तैयार होने तक इंतजार करने की योजना बनाई। उस समय भले ही वह थोड़ा हैरान था, चूफैंग इसे संभालने में सक्षम होगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह एक ही बार में 9वीं श्रेणी का प्रसिद्ध आध्यात्मिक निवास स्थापित कर सकते हैं। चूफैंग ने गहरी सांस ली। किसे पता था, यहां तक कि रक्त सागर अंतरिक्ष के स्वामी, आकाश को जोड़ने वाले दानव पर्वत के स्वामी, उजाड़ देवता, ऐसे अद्वितीय अस्तित्वों ने कभी इस क्षेत्र को नहीं छुआ था। उसके लिए इस पर चढ़ना आसान नहीं था। उसे तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। चूफैंग के विचार तेजी से दौड़ने लगे। वे जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहे और समय धीरे धीरे बीतता गया। सौभाग्यवश पवन देव घाटी ज्यादा दूर नहीं थी। बीमन विशालकाय जानवर की गति और सहनशक्ति के कारण वहां पहुंचने में केवल एक दिन और रात का समय लगा। बीच में उसने एक निम्न स्तर के स्वामी की मान पर हमला करने और उसे नष्ट करने की पहल भी की, जिससे उनका पूरा परिवार वापस बीस्ट ग्रह पर चला गया। साथ ही इसने चूफैंग के लिए लगभग 10 लाख एस्ट्रल बीस्ट सोल्स भी अर्जित किए। ये कहना जरूरी था कि चूफैंग को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि बेबी बीमन को गुलाम बनाने का उसका फैसला सही था। यह आदमी बहुत असामान्य था। यह अपने समकक्षों के बीच लगभग अजेय था। यदि यह विशालकाय व्यक्ति न होता, तो यदि वह कोर क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करता, तो उसे एस्ट्रल बीस्ट्स द्वारा जिंदा खा लिया जाता। चूफैंग ने आह भरी। नन्हे एल्फ ने अचानक आगे की ओर इशारा किया। पवन देव घाटी के ऊपर एक विशाल पक्षी जो आकाश को ढांक रहा था, अपने पंख फैलाकर उड़ रहा था। यह इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि यह प्रकाश की किरण में बदल गई है। इतनी भयानक गति से अंतरिक्ष भी फट गया। इसकी चमकदार पूंछ के पंखों ने दुनिया में प्रकाश के चकाचौंध भरे निशान छोड़े। चूफैंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या ये वही इंपीरियल क्लाउड फाल्कन नहीं है जिसकी मुझे तलाश है? अप्रत्याशित रूप से वह अभी पवन देव घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा ही था और अभी अंदर प्रवेश भी नहीं किया था कि उसने वह देख लिया जिसकी उसे तलाश थी। ये सचमुच बहुत आसान था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इससे निपटना मुश्किल होगा। चूफैंग ने आसमान में उड़ते इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को देखा और सांस फूलने लगी। ये गति बहुत असामान्य है ना? चूफैंग के अवलोकन से उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि इस इंपीरियल क्लाउड फाल्कन की उड़ान की गति ध्वनि की गति से कम 100,000 गुना अधिक थी। इसके अलावा ये केवल दूसरे पक्ष की खेलते समय की गति हो सकती है। यह अपने चरम से बहुत दूर था। बहुत तेज, बहुत तेज। चूफैंग दंग रह गया। ये गति उन उच्च स्तरीय राजाओं से भी आगे निकल गई थी जो गति में अच्छे नहीं थे।
ठीक पहले की तरह जब चू फैंग बीमन विशालकाय जानवर के साथ खेल रहा था, तो उसकी गति भी ध्वनि की गति से केवल 100,000 गुना थी। यहां तक कि उन्होंने इस गति का उपयोग शक्तिशाली बीमन विशालकाय जानवर को परास्त करने के लिए भी किया। बेशक उस समय बीमन विशालकाय जानवर कमजोर अवस्था में था। अगर वह ज्यादा शक्तिशाली होता तो हालात अलग होते। लेकिन जो भी हो, ये गति किसी को भी निराश करने के लिए पर्याप्त थी। चू फैंग अपने बगल में खड़े बीमन विशालकाय जानवर पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। ये सच था कि यह छोटा सा जीव शक्तिशाली था और मध्यम स्तर के राजा से सीधे तौर पर लड़ सकता था, लेकिन इसकी गति ध्वनि की गति से केवल 70,000 गुना अधिक थी। ध्वनि की गति से 30,000 गुना का अंतर था। गति के क्षेत्र में तो ये बहुत बड़ा अंतर था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भले ही बीमन विशालकाय जानवर में एक साधारण मध्य स्तर के स्वामी से लड़ने की ताकत थी, फिर भी इंपीरियल क्लाउड फाल्कन का सामना करते समय इसे दूसरे पक्ष द्वारा आसानी से कुचलकर मार दिया जाएगा। ये थी गति की शक्ति। चू फैंग की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। ऐसी स्थिति में वे ये लड़ाई कैसे लड़ सकते थे? यदि आप तारा हेलुसिनोजेन का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको अवसर दिया जाना चाहिए। वे न तो पकड़ सकते थे और न ही भाग सकते थे। दूसरा पक्ष उन्हें पास आने का मौका ही नहीं देता था। क्या करें? चू फैंग ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि इससे पहले कि चू फैंग कोई रास्ता सोच पाता, दूसरी तरफ आकाश में इंपीरियल क्लाउड फाल्कन ने बिन बुलाए मेहमान बीमन विशालकाय जानवर को खोज लिया। उसकी तीखी आंखों में एक तेज ठंडी चमक चमक उठी। ये स्थान और यहां तक कि संपूर्ण पवनदेव घाटी इसका क्षेत्र था। किसी भी जीवित प्राणी को अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं थी। अपनी भयानक गति के कारण यह उच्च स्तरीय स्वामी के आने पर भी नहीं डरता था। इसके अलावा ये केवल एक युवा बीमन विशालकाय जानवर था, फिर भी इसने किसी और के क्षेत्र पर लालच करने की हिम्मत की। क्या यह मौत को आमंत्रित कर रहा था? यदि यह पुनर्तः बीमन विशालकाय जानवर होता तो भी यह सम्मानजनक होता। पर अब चहचहाहट, एक तेज फुफकार की आवाज आई। अगले ही पल इंपीरियल क्लाउड फाल्कन ने अपने पंख फड़फड़ाए और चू फैंग और अन्य पर हमला करने की पहल की। बिजली की तरह तेज। जब तक चू फैंग ने ये देखा, तब तक दूसरी पार्टी पहले ही आ चुकी थी। अच्छा नहीं है, चू फैंग अचानक गुर्राया। वो पूरे दिन पक्षियों को मारता रहा था, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे पक्षी उसकी आंखों को नोच लेंगे। खतरा। चू फैंग हैरान रह गया। इतनी तेजी! इससे पहले कि चू फैंग प्रतिक्रिया कर पाता, इंपीरियल क्लाउड फाल्कन पहले ही उसके सामने आ चुका था। जैसा कि पवन के संरक्षक स्टार बीस्ट से उम्मीद की जाती है, शायद ये पहले से ही गति का अंतिम प्रतिनिधि था। ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए चू फैंग की ताकत के साथ वो समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। सौभाग्य से उसके बगल में मौजूद बीमन विशालकाय जानवर बेकार नहीं था। गर्जन। वह अचानक दहाड़ा। जल्दबाजी में बीमन विशालकाय जानवर के पास केवल चू फैंग को अपने हाथ में पकड़ने का समय था। फिर उसने अपने सिर के महत्वपूर्ण बिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी बाहें उसके सिर के चारों ओर लपेट ली। और फिर कुछ नहीं। इतने कम समय में ये कार्य करने में सक्षम होना बीमन विशालकाय जानवर का एक असाधारण प्रदर्शन था। अब बस यही बचा था कि इसका डटकर विरोध किया जाए। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। दूसरा पक्ष उससे कहीं अधिक तेज था, इसलिए युद्ध में पहल निश्चित रूप से दूसरे पक्ष के हाथ में होगी। धमाका। अगले ही क्षण एक भयंकर विस्फोट हुआ। इंपीरियल क्लाउड फाल्कन के तीखे पंजे बेरहमी से बीमन विशालकाय जानवर के दाहिने कंधे में घुस गए। फिर अपनी अत्यंत तेज गति से उसने अचानक खींच लिया। सिजल। एक तीखी आवाज के बाद बीमन विशालकाय जानवर से खून बह निकला। गर्जन। तीव्र दर्द के कारण बीमन विशालकाय जानवर दर्द से चिल्लाने लगा। उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। सूक्ष्म जंतुओं के महान राजा के रूप में उसे ऐसी शिकायतों का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को देखते हुए, जो अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ने ही वाला था, उसने एक ही समय में पृथ्वी के उपहार और विस्फोटक चार्जिंग को सक्रिय करने में संकोच नहीं किया। एक क्षण में बीमन विशालकाय जानवर की गति भी पुनः बढ़ गई तथा उसकी शक्ति और ऊर्जा में उतार चढ़ाव दोगुना हो गया। उसने अचानक अपने अंगों में ताकत लगाई और तोप के गोले की तरह आकाश में उछला। धमाका। बीमन विशालकाय जानवर का विशाल शरीर तेजी से इंपीरियल क्लाउड फाल्कन का पीछा कर रहा था। इस समय इंपीरियल क्लाउड फाल्कन की गति अभी भी अपनी सीमा तक नहीं पहुंची थी। शायद ये पकड़ने का सबसे अच्छा मौका था। चू फैंग को बीमन विशालकाय जानवर ने जमीन पर लिटा दिया। उसकी आंखें गंभीरता से भरी हुई थीं।
सफलता या असफलता इस पर निर्भर हो सकती है। अगले ही पल चू फैंग की चिंतित निगाहों के सामने बीमन विशालकाय जानवर ने किसी को निराश नहीं किया। वो वास्तव में इंपीरियल क्लाउड फाल्कन की पीठ पर कूद गया। महान! चू फैंग बहुत खुश हुआ। तभी बीमन विशालकाय जानवर ने अचानक एक मुक्का मारा। इसका लक्ष्य इंपीरियल क्लाउड फाल्कन का सिर था। यदि यह मुक्का जमीन पर पड़ता तो भले ही इंपीरियल क्लाउड फाल्कन एक मध्यम स्तर का स्वामी था, वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, भले ही वो मर न जाए। चहचहाहट स्पष्टतः इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को भी यह एहसास हो गया था कि वह लापरवाह हो गया था और वास्तव में एक बहुत बड़ा जीव उसके पास आ गया था। वो अचानक फुफकार उठा। महत्वपूर्ण क्षण पर उसका शरीर वास्तव में पूरी तरह घूम गया। विशालकाय बीमन दानव अपने भयानक वजन के कारण लगभग उड़ गया था। यदि यह इस समय नीचे गिर गया और हवा में इसके पास भरोसा करने के लिए कुछ नहीं रहा, तो ये केवल इंपीरियल क्लाउड फाल्कन का लक्ष्य बन जाएगा। इसलिए बीमन विशालकाय जानवर के पास कोई विकल्प नहीं था। वो केवल अंतिम क्षण में हिंसक मुक्का बदल सकता था और इंपीरियल क्लाउड फाल्कन के पंखों को पकड़ सकता था। तभी वो खुद को स्थिर कर सकता था और सीधे नीचे नहीं गिर सकता था। लेकिन इस समय जब बीमन विशालकाय जानवर फिर से हमला करना चाहता था, इंपीरियल क्लाउड फाल्कन ने स्पष्ट रूप से पर्याप्त तैयारी कर ली थी। उसकी पीठ पर लगे अनगिनत पंख अचानक तेज रोशनी से कांटों की तरह खड़े हो गए। ये कांटे तीखे ब्लेड जैसे थे जो सीधे बीमन विशालकाय जानवर के पैरों में चुभ गए। इसी समय मुख्य शरीर से बड़ी संख्या में पंख गिरकर तीरों में बदल गए, जो सभी दिशाओं से बीमन विशालकाय जानवर की ओर बढ़े। गर्जना गर्जना बीमन विशालकाय जानवर केवल पागलों की तरह मुक्का मार सकता था और आने वाले तीरों को उड़ा सकता था। हालांकि उसके पैरों के नीचे दर्द की निरंतर लहरें अभी भी बीमन विशालकाय जानवर को गहराई से विचलित कर रही थीं। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बीमन विशालकाय जानवर केवल करीब आ सकता था और अचानक अपने पैरों के नीचे इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को मुक्का मार सकता था। जब इंपीरियल क्लाउड फाल्कन मौके से गिर रहा था, तो प्रतिक्षेप की मदद से बीमन विशालकाय जानवर बिना पीछे देखे नीचे कूद गया। धमाका! वो स्थिर होकर जमीन पर उतरा। तभी उसे अधिक सहजता महसूस हुई। आखिरकार यह एजियो डिवाइन ड्रैगन की तरह स्काई किंग नहीं था। बीमन जायंट बीस्ट का मुख्य युद्धक्षेत्र जमीन थी। दौड़ना! जिस क्षण बीमन विशालकाय जानवर उतरा, चू फैंग ने तुरंत निर्णय लिया और बीमन विशालकाय जानवर के कंधे पर कूद गया। भागो! जब इंपीरियल क्लाउड फाल्कन प्रतिक्रिया करेगा, तो हमारे लिए फिर से बचना मुश्किल हो जाएगा। चू फैंग ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा। बीमन विशालकाय जानवर की वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए इंपीरियल क्लाउड फाल्कन का मुकाबला करना असंभव था। आखिरकार दूसरा पक्ष वास्तव में मध्यम स्तर का स्वामी था। अपनी बिजली जैसी तेज गति के साथ भले ही बीमन विशालकाय जानवर इतना भाग्यशाली था कि वो करीब पहुंच गया, लेकिन वो दूसरे पक्ष को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। जब तक कि यह बहुत भाग्यशाली न हो, लेकिन संभावनाएं बहुत कम थीं। उसे अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि उसने अब भागने का अवसर नहीं लिया, तो जब इंपीरियल क्लाउड फाल्कन बीमन विशालकाय जानवर के भारी मुक्के से उबर जाएगा, तो वह भागने में सक्षम नहीं होगा। अरे, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम काफी तेज हो। चू फैंग मन ही मन कोसने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। वो बीमन विशालकाय जानवर के कंधे पर खड़ा होकर तेजी से भाग गया। जब वो दूर से पवन देव घाटी को नहीं देख सका, तभी चू फैंग ने राहत की सांस ली। यह मुझे पकड़ नहीं पाएगा, है ना? जैसे ही चू फैंग ने बड़बड़ाना समाप्त किया, उसने दूर से शाही क्लाउड फाल्कन की क्रोधित चीख सुनी। स्पष्टतः ये बहुत असंतुष्ट था कि चू फैंग बच निकला था। ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ क्योंकि जाने से पहले बीमन विशालकाय जानवर ने इसे बुरी तरह पीटा था, जिससे इंपीरियल क्लाउड फाल्कन क्रोधित हो गया था। हालांकि अब पीछा जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि घुसपैठिए किस दिशा में भागे हैं। फिर वो उनका पीछा कैसे कर सकता था? चाहे ये कितनी भी तेज क्यों ना हो, यह असंभव था। एक बाकी है। चू फैंग ने घायल बीमन विशालकाय जानवर को देखा और पीड़ा भरे भाव से कहा। उसने पालतू जानवर वाला इंटरफेस खोला। उन्होंने बीमन विशालकाय जानवर को ठीक करने के लिए एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। इन सूक्ष्म जानवरों के लिए सूक्ष्म जानवर आत्मा एक सर्वशक्तिमान दिव्य औषधि थी। यह न केवल उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकती थी, बल्कि यह उनकी चोटों को भी ठीक कर सकती थी। हालांकि आम लोग इतना खर्चीला होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे कि प्रति सेकंड सैकड़ों हजारों एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं का उपभोग कर सकें।
मूलतः यदि वो बीमन विशालकाय जानवर को अपने आप ठीक होने देता तो संभवतः वो एक दिन और रात में पूरी तरह से ठीक हो जाता। हालांकि चू फैंग इंतजार नहीं कर सका। मुझे कोई रास्ता सोचना होगा, ये काम नहीं करेगा। चू फैंग ने बुदबुदाया। उसने सोचा था कि बीमन जायंट बीस्ट की ताकत के साथ मध्यम स्तर के स्वामी से निपटना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अगर वास्तव में कोई और रास्ता नहीं था तो तारा हेलुसिनोजेन के साथ वो शायद उसे नीचे ले जाने में सक्षम होगा। संयोगवश इस बार मध्य स्तर का स्वामी एक अत्यंत कष्टकारी गति प्रकार का स्वामी था। इस तरह कठिनाई बढ़ गई। वर्तमान बीमॉन विशालकाय जानवर पर भरोसा करना निश्चित रूप से असंभव था। हालांकि चू फैंग ज्यादा मदद नहीं कर सका। शिखर पर विराजमान महान ईश्वर की शक्ति निश्चित रूप से परिधि में एक शक्तिशाली अस्तित्व थी। हालांकि एक बार जब वो केंद्रीय कोर क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो चू फैंग को लगा कि वो बहुत महत्वहीन हो गया है। लॉर्ड्स की लड़ाई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें वह भाग ले सकता था। उसके दिल में कितनी निराशा थी, इसकी कल्पना की जा सकती है। तो क्या इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को मारने और कानूनों की पवन गुप्त कुंजी प्राप्त करने का कोई तरीका था? चू फैंग के विचार तेजी से दौड़ने लगे। वर्तमान स्थिति के आधार पर इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को मारने का केवल एक ही तरीका है। चू फैंग असहाय महसूस कर रहा था। मैं बीमन जायंट बीस्ट को केवल मध्यम स्तर के स्वामी तक ही विकसित कर सकता हूं। पहले स्तर तक एक मध्यम श्रेणी के भगवान स्तर के बीमन विशालकाय जानवर को ताकत के मामले में इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को पार करना चाहिए, लेकिन वो गति अभी भी सिरदर्द है। क्योंकि यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता था कि भले ही बीमन विशालकाय जानवर मध्य श्रेणी के भगवान स्तर तक पहुंच गया, लेकिन इसकी गति निश्चित रूप से ध्वनि की गति से 100,000 गुना तक नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि ये और भी करीब पहुंच सकता है। इसके अलावा क्या होगा यदि मध्य श्रेणी के प्रभु स्तर के बीमन विशालकाय जानवर कुछ और अधिक जन्मजात कौशलों को समझ सकें? यदि बास को रोकने का कोई तरीका होता तो सब कुछ ठीक हो जाता। चू फैंग के विचार अनुचित नहीं थे। भूमि के राजा के रूप में बीमन विशालकाय जानवर की ताकत स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी। एक अद्वितीय शक्ति और विस्फोट, हालांकि इसकी कमियां भी स्पष्ट थीं। पर्याप्त तेजी नहीं। बेशक ये पर्याप्त नहीं था जब इसकी तुलना उसी रैंक के नेता स्तर के एस्ट्रल बीस्ट से की गई। समान रैंक के साधारण एस्ट्रल जानवरों की तुलना में बीमॉन विशालकाय जानवरों की गति पर्याप्त थी। हालांकि इंपीरियल क्लाउड फाल्कन स्पष्ट रूप से साधारण नहीं था, अन्यथा इसे पवन के संरक्षक सितारा जानवर के रूप में नहीं चुना गया होता। परिणामस्वरूप बीमॉन विशालकाय जानवर मार खाने के बाद केवल दयनीय स्थिति में ही भाग सका। हालांकि पृथ्वी के पुत्र के रूप में क्या बीमन विशालकाय जानवर के पास वास्तव में अपने विकास के दौरान दुश्मन की गति को नियंत्रित करने का कोई साधन नहीं था? चू फैंग को लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सच्चे शिखर स्तर के बीमन विशालकाय जानवर को अत्यंत व्यापक होना चाहिए, तभी उसे एस्ट्रल जानवरों का राजा कहा जा सकता है। बिल्कुल नीला दिव्य ड्रैगन की तरह। वास्तव में इसमें कोई कमजोरी नहीं थी। यहां तक कि एक शिखर दिव्य भगवान भी इसके सामने मर सकता है। यद्यपि बीमन विशालकाय जानवर की तुलना एजियो डिवाइन ड्रैगन से नहीं की जा सकती थी, फिर भी उसे एक नेता का दर्जा प्राप्त था, है ना? अब चू फैंग केवल इसकी प्रतीक्षा कर सकता था। वो बीमन विशालकाय जानवर को एक मध्यम स्तर के स्वामी के रूप में विकसित करेगा और उसे एक जन्मजात कौशल सीखने देगा। शायद अभी भी इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को हराने का मौका था। उन्होंने ऐसी आशा की थी। चू फैंग ने गहरी सांस ली। अचानक उसने खुद से कहा, अगर मेरी कृपान तकनीक फिर से सफल हो सकती है और 9 तरन कृपान की कला को पूरी तरह से एक बार में मिला सकती है, तो शायद मुझे लॉर्ड्स के बीच लड़ाई में भाग लेने का मौका मिलेगा। 9 कृपान चालों का एक में सम्मिलन 9 कृपान देव सम्राट के प्रसिद्ध अद्वितीय कौशल 9 कृपान की पहली चाल थी। सर्वोच्च कृपान मैनुअल के रूप में इसकी शक्ति अथाह थी। चू फैंग को इससे बड़ी उम्मीदें थीं। बीमन जायंट बीस्ट के साथ मिलकर इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को मार गिराने की अभी भी उच्च संभावना है। जितना अधिक वो इसके बारे में सोचता, चू फैंग की आंखें उतनी ही चमकदार होती गईं। हाँ, चलो ऐसा करते हैं। दोनों तरह से मुझे नहीं लगता कि मैं मिश्रित पंख वाले पक्षी के साथ ऐसा कुछ कर सकता हूं। चू फैंग ने बुदबुदाया। ये देखकर कि बीमन विशालकाय जानवर की चोटें लगभग ठीक हो चुकी थी, उसने तुरंत उससे आग्रह किया, चलने का समय हो गया है। चलो पहले शिकार पर चलते हैं और आगे बढ़ने के लिए जरूरी एस्ट्रल बीस्ट सोल्स को इकट्ठा करते हैं। इस बार चू फैंग केवल अपना समय ले सकता था और धीरे धीरे योजना बना सकता था।
चू फैंग को समझ में आ गया कि ब्लेड को तेज करने से जलाओ लकड़ी काटने के काम में देरी नहीं होगी। सब कुछ पता लगाने के बाद चू फैंग और बीमन विशालकाय जानवर, एक आदमी और एक जानवर, ने फिर से अपनी शिकार यात्रा शुरू की। बेशक मुख्य शिकारी अभी भी बीमन विशालकाय जानवर था। चू फैंग ने कृपान तकनीक को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। इस समय के दौरान चू फैंग लगातार समझ रहा था। वो पहले से ही 7वें स्लैश को फ्यूज करने में सक्षम था। कुछ ही दिनों में ऐसे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होने के कारण ये कहा जा सकता है कि उनमें बहुत सुधार हुआ है। हालांकि चू फैंग अभी भी असंतुष्ट था। 9 स्लैशों के संयुक्त होने से पहले भले ही वो 7वें या 8वें स्लैश के साथ विलीन हो जाए, तो भी शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा। केवल जब 9 कृपानें एक में मिल जाएंगी तभी कृपान में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति होगी। चू फैंग इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रहा था। मनुष्य और पशु के अपने अपने कर्तव्य थे और उनके दिन अत्यंत संतुष्टिदायक थे। समय बिना किसी व्यवधान के धीरे धीरे बीतता गया। कृपान तकनीक को समझना आसान नहीं था और शिकार करना तो कतई आसान नहीं था। इसका मुख्य कारण ये था कि उन्होंने उपयुक्त शिकार की तलाश में बहुत समय बर्बाद कर दिया था। कुछ निम्न स्तर के सरदारों को ढूंढना आसान नहीं था। वे बहुत सतर्क थे और आसानी से भाग सकते थे। इसलिए 3 दिनों के बाद बीमन विशालकाय जानवर की शक्तिशाली ताकत के साथ इसने केवल 3 मिलियन से अधिक एस्ट्रल जानवर आत्माओं को इकट्ठा किया था। चू फैंग के पहले से बचे हुए 4 मिलियन को मिलाकर कुल 7 मिलियन से अधिक और लगभग 8 मिलियन एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं थीं। ये पर्याप्त होना चाहिए, है ना? चू फैंग ने अनिश्चितता से कहा। इससे पहले जब लिटिल बीमन ने लॉर्ड रैंक हासिल की थी तो उसने 2.4 मिलियन एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं का उपभोग किया था। मध्य श्रेणी के प्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए लगभग 8 मिलियन एस्ट्रल बीस्ट सोल पर्याप्त होनी चाहिए, है ना? वो अनुमान लगाने में परेशान नहीं हो सका। चू फैंग ने उन्नयन शुरू करने का फैसला किया। यदि यह पर्याप्त न हो तो वो पुनः शिकार कर सकता था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने जल्दी से बीमन जायंट बीस्ट का पालतू जानवर इंटरफेस खोला। रेस बीमन विशालकाय जानवर चरण विकसित वर्तमान ग्रेड निम्न स्तरीय लॉर्ड। विकास प्रगति 5% जोड़। लगातार लड़ाइयों के इस दौर में लिटिल बीमन अपने आप ही बहुत बड़ा हो गया था। उसकी गति अब धीमी नहीं रही थी। हालांकि चू फैंग को अभी भी लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। इस छोटे से जीव को स्वयं विकसित होने में कितना समय लगेगा? समय किसी आदमी के लिए इंतजार नहीं करता है। उसे बस एस्ट्रल बीस्ट सोल का उपयोग इसे पोषित करने और विकसित करने के लिए करना चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए चू फैंग ने विकास की प्रगति के पीछे छोटे से प्लस चिन्ह पर तेजी से क्लिक करना शुरू कर दिया। सूक्ष्म पशु आत्माओं के भस्म होने की सूचनाएं उसके कानों में गूंजती रहीं। इस बार मध्य स्तर के भगवान तक आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक 1% की वृद्धि के लिए प्रारंभिक खपत 50,000 एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं की थी। इसके अलावा ये पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि जितना आगे यह आगे बढ़ेगा उतनी ही अधिक एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं की आवश्यकता होगी। चू फैंग ने पहले ही देख लिया था कि यह ढेर लगाना कितना भयानक था। इसलिए अब वो खुश नहीं था। अभी चू फैंग को केवल यह उम्मीद थी कि उसकी लगभग 8 मिलियन एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं बीमन विशालकाय जानवर को मध्य स्तर के स्वामी के रूप में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में सहायता कर सकेंगी। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। विकास के बाद मूल्य भी तेजी से बढ़ रहा था। 10%, 20%, 50%। इसी समय बीमन विशालकाय जानवर के चारों ओर की आभा भी मजबूत हो गई। अस्पष्ट रूप से इससे चू फैंग का दिल भी धड़कने लगा। वो इस बड़े आदमी का मालिक था, अन्यथा चू फैंग बीमन विशालकाय जानवर के साथ रहने की हिम्मत नहीं कर पाता। 90%। विकास का अंत आ रहा था। गर्जना गर्जना। बीमन विशालकाय जानवर भी खुशी से दहाड़ने लगा। एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं में लिपटे होने की यह भावना बेहद आरामदायक महसूस कराती थी। इस समय चू फैंग ने अपनी एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं के संतुलन पर नजर डाली। अभी भी 2 मिलियन से अधिक शेष थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग बचे हुए हैं। हालांकि चू फैंग को यह अच्छी तरह से पता था कि विकास के अंतिम चरण के लिए आवश्यक सूक्ष्म पशु आत्माएं दूसरे स्तर तक जाएंगी। जैसी कि उम्मीद थी, 91% पर उसके कानों में एक अधिसूचना गूंजी। क्या आप बीमन विशालकाय जानवर की वृद्धि को 1% बढ़ाने के लिए 150,000 एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं का उपभोग करना चाहते हैं? यह आवाज सुनकर चू फैंग निश्चिंत हो गया। ओह, बस हो गया। अगले ही पल जैसे ही बीमन विशालकाय जानवर उत्साह से आकाश में दहाड़ने लगा, धमाका।
एक भारी कदम के साथ ही आसपास की जमीन तुरंत धंस गई। सभी दिशाओं में एक भयावह आभा फैल गई। बीमन विशालकाय जानवर की विशाल आकृति चुपचाप खड़ी थी। मध्य स्तर के प्रभु लिटिल बीमन ने अंततः अपना दूसरा परिवर्तन पूरा कर लिया था। उन्होंने सफलतापूर्वक विकसित अवस्था से परिपक्व अवस्था में भी प्रवेश कर लिया था। शक्ति में वृद्धि निस्संदेह बहुत बड़ी थी। चू फैंग ने बेसब्री से बीमन विशालकाय जानवर के नवीनतम पालतू जानवर इंटरफेस को देखा। रेस बीमन विशालकाय जानवर विकास अवस्था परिपक्व वर्तमान ग्रेड इंटरमीडिएट लॉर्ड। विकास प्रगति 1% जोड़ प्राप्त कौशल विस्फोटक चार्जिंग पृथ्वी का उपहार गर्जन रोष। चू फैंग इस नए जन्मजात कौशल को स्थिर रूप से देखता रहा। उसके मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। नाम पर एक नजर डालने से पता चलता है कि यह कोई प्रतिबंध प्रकार का जन्मजात कौशल नहीं था। इसके बजाय ये बीमन जायंट बीस्ट रेस की शक्ति और विस्फोट पर जारी रहा। उत्सुकतावश उन्होंने विशिष्ट कौशल परिचय खोला। रोआरिंग फ्यूरी उपयोग के बाद बीमॉन जायंट बीस्ट की सभी विशेषताएं 100% बढ़ जाएंगी। उग्र अवस्था में इसकी विशेषताएं 200% बढ़ जाएंगी। नोट: इसे अर्थ गिफ्ट के साथ स्टैक किया जा सकता है। यह एक साधारण परिचय था, लेकिन इसमें हिंसा की सच्ची सुंदरता को बखूबी दर्शाया गया था। इस नए कौशल के संवर्धन के साथ यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बीमन विशालकाय जानवर की विस्फोटक शक्ति निश्चित रूप से अगले स्तर पर होगी। हालांकि खुशी के एक छोटे पल के बाद चू फैंग ने मूर्ख बीमन विशालकाय जानवर को देखा जो आज्ञाकारी ढंग से उसके सामने रेंग रहा था। वो अपनी हंसी रोक नहीं सका। छोटे दोस्त, क्या तुम इस रास्ते पर जाने की योजना बना रहे हो? अपनी जाति की अनूठी शक्तियों को उजागर करना जारी रखें। विकास पथ बहुत सही था। इसके अलावा एक और विस्फोट कौशल प्राप्त करने के बाद बीमॉन विशालकाय जानवर की लड़ाकू शक्ति स्पष्ट रूप से बहुत बढ़ जाएगी। यहां तक कि मध्यम स्तर के सामंतों के बीच भी वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति था। कुल मिलाकर बीमॉन विशालकाय जानवर का कौशल निश्चित रूप से अपनी जाति के लिए विशिष्ट एक दिव्य कौशल था। लेकिन इंपीरियल क्लाउड फाल्कन के बारे में क्या? चू फैंग के चेहरे पर बेबसी की झलक दिखी। इसकी विस्फोटक शक्ति प्रबल थी और शायद बहुत अधिक, लेकिन फिर भी यह इंपीरियल क्लाउड फाल्कन की गति को सीमित नहीं कर सकी। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वो दूसरे को नहीं मार सकता तो उसका क्या फायदा? चू फैंग के भावनात्मक उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए, दोषी महसूस करते हुए, बीमन विशालकाय जानवर ने चू फैंग के शरीर को धक्का दिया। हालांकि उसने चू फैंग को लगभग गिरा ही दिया था, फिर भी चू फैंग ने मुस्कुराकर उसे सांत्वना दी। ठीक है, इस बार तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चलो कुछ और सोचते हैं। चू फैंग ने अपनी थोड़ी रगड़ी और सोचा, वास्तव में ऐसा नहीं लगता कि इसकी कोई संभावना है। चू फैंग ने बीमन विशालकाय जानवर के शक्तिशाली शरीर को देखा। उसका पूरा शरीर विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ लग रहा था। जब तक मैं तुम्हें मौका देता हूं, तुम शायद उस मिश्रित पंख वाले पक्षी को एक ही मुक्का से उड़ा सकते हो। अगर आप पिछली बार की तरह इसकी पीठ पर सवार हो सके, तो आपके पास इसे सीधे मारने का मौका होगा। चू फैंग अपने मन में इसकी तस्वीर बनाता रहा। ताकत और विस्फोटक शक्ति के संदर्भ में परिवर्तित बीमन विशालकाय जानवर एक ही वार में बाज को पूरी तरह से मार सकता है। हालांकि क्या इंपीरियल क्लाउड फाल्कन, जो पिछली बार एक बार पहले ही नुकसान उठा चुका था, अब भी उसे एक मौका देगा? ऐसे तेज तर्रार स्वामी के सामने चू फैंग के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वो केवल यही आशा कर सकता था कि दूसरा पक्ष उसे कमतर आंकेगा। इंपीरियल क्लाउड फाल्कन के अभिमानी व्यक्तित्व के साथ अभी भी एक मौका था। कुछ देर रुकने के बाद चू फैंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। दुर्भाग्यवश मेरी कृपाण तकनीक में अभी भी अंतिम चरण गायब है। इन कुछ दिनों की कठिन साधना के बाद चू फैंग की कृपाण तकनीक में बहुत सुधार हुआ था। वो पहले से ही 9 कृपाणों के पहले 8 वारों को एक में मिलाने में सक्षम था। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। यदि उसका सामना फिर से किसी तथाकथित सर्वोच्च महान देवता से हुआ, तो चू फैंग को विश्वास था कि वह उन्हें एक ही वार में आसानी से मार सकता है। दुर्भाग्य से यह एक प्रभु स्तर का युद्ध क्षेत्र था। भले ही चू फैंग महान देव स्तर पर हावी हो जाए, फिर भी वो प्रभुओं की लड़ाई में भाग नहीं ले पाएगा। यह एक दिव्य भगवान और एक महान ईश्वर के बीच बहुत बड़ा अंतर था। ओह, उसने राहत की सांस ली। चू फैंग असहाय था। अब वो अपनी सारी आशाएं केवल बीमन विशालकाय जानवर पर ही लगा सकता था। अधिक से अधिक वो बस किनारे से देखता था और देखता था कि क्या इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को परेशान करने के लिए कुछ तारा हेलुसिनोजन छोड़ने का मौका है। सब कुछ तैयार था।
चू फैंग ने बीमन विशालकाय जानवर पर कदम रखा और फिर से पवन देव घाटी की ओर दौड़ पड़ा। जैसे जैसे आसपास का दृश्य बदलता गया, वैसे वैसे तेज हवा भी तेज होती गई। चू फैंग को अच्छी तरह पता था कि वो पवन देव घाटी से ज्यादा दूर नहीं था। उसने धीरे से बीमन विशालकाय जानवर को थपथपाया, ये संकेत देते हुए कि उसे पहले अपनी ताकत छुपानी चाहिए। आखिरकार इंपीरियल क्लाउड फाल्कन ने शायद यह उम्मीद नहीं की होगी कि कुछ ही दिनों में बीमॉन विशालकाय जानवर, जिसे तब तक पीटा गया था जब तक वह भाग नहीं गया था, आगे बढ़ गया था। चू फैंग को लगा कि शायद वो दूसरे पक्ष को चौंका सकता है। एक बार जब दूसरा पक्ष लापरवाह हो गया, तो क्या बीमन विशालकाय जानवर के लिए अवसर नहीं आएगा? उसके पैरों के नीचे बीमन विशालकाय जानवर ने सीधे चू फैंग के इरादों को समझ लिया। उसके चारों ओर का शक्तिशाली आभामंडल तुरंत कमजोर पड़ने लगा। जल्द ही यह एक निम्न स्तर का स्वामी बन गया। बहुत अच्छा, चू फैंग ने सिर हिलाया। हालांकि इंपीरियल क्लाउड फाल्कन तेज था, लेकिन वो बीमन जायंट बीस्ट के बराबर ही था। बीमन जायंट बीस्ट के जानबूझकर छिपने के कारण बास को उसका पता नहीं चल पाया। इसके अलावा दुश्मन को सतर्क न करने के लिए चू फैंग ने विशेष रूप से जंगल के माध्यम से चुपचाप बीमन विशालकाय जानवर का नेतृत्व किया। उसने ऐसा दिखावा किया कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो पवन देव घाटी में घुसना चाहता था, लेकिन गलती से उसे पकड़ लिया गया। इसका उद्देश्य इंपीरियल क्लाउड फाल्कन की सतर्कता को दूर करना था। वो नहीं जानता था कि दूसरा पक्ष उसके झांसे में आएगा या नहीं, लेकिन ये घमंड से काम लेने और दूसरे पक्ष को सावधान करने से बेहतर था। चाहे कोई भी समय हो, चू फैंग हमेशा सतर्क रहता था। सावधान रहने में कोई बुराई नहीं थी। अगले ही क्षण बीमन विशालकाय जानवर ने अपना शरीर नीचे किया और सावधानी से आगे की ओर रेंगने लगा। चारों ओर के ऊंचे पेड़ प्राकृतिक आवरण थे, लेकिन जैसे ही वे दोनों पवन देव घाटी में पहुंचे, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर के ऊपर का आसमान काला हो गया हो। एक बहुत ही विशाल पक्षी ने लगभग पूरे आकाश को ढक लिया था। चहचहाहट। अगले ही क्षण एक तेज फुफकार की आवाज सुनाई दी। चू फैंग के कान के पर्दे दुखने लगे। बहुत बढ़िया, हमें खोज लिया गया है। छोटे बीमॉन, समय का ध्यान रखना, संकोच मत करना। उसके नीचे बीमन विशालकाय जानवर ने सावधानी से सिर हिलाया। इसके अलावा शायद चू फैंग की वजह से इस समय बीमन विशालकाय जानवर वास्तव में बहुत डर गया था। उसका शरीर कांपने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर मालिक द्वारा पकड़ लिया गया हो। तुम्हारी अभिनय कला इतनी भी खराब नहीं है। तुममें मेरे उस समय के व्यवहार का 10,000वां हिस्सा भी है। चू फैंग अपने दिल में प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। बेशक उन्होंने खुद को भी असीम रूप से उन्नत किया। अगले ही क्षण इंपीरियल क्लाउड फाल्कन ने सीटी बजाए। उसकी तीखी आंखें पशु सी क्रूरता से चमक रही थीं। ये फिर से वे थे। पिछली बार तो वे भाग्यशाली थे कि बच निकले, लेकिन क्या उसने दोबारा आने की हिम्मत की? क्या वे इसे नीची नजर से देख रहे थे? इस बार वह निश्चित रूप से इन दोनों लोगों को अपनी पवन देव घाटी में हमेशा के लिए दफना देगा। क्रोध में आकर इंपीरियल क्लाउड फाल्कन नीचे झपटा। जैसा कि चू फैंग ने उम्मीद की थी, उसने बीमन विशालकाय जानवर में बिल्कुल भी बदलाव नहीं देखा। यद्यपि उसके पास कुछ बुद्धिमत्ता थी, फिर भी वो षड्यंत्र के मामले में चू फैंग को कैसे हरा सकता था? इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को करीब आते देख चू फैंग की आंखों में उत्साह तेज हो गया। चू फैंग जल्दी से नीचे झुका और अपनी आंखों में घनी खुशी को छिपाने की पूरी कोशिश की। चू फैंग ये भी महसूस कर सकता था कि उसके पैरों के नीचे बीमन विशालकाय जानवर के शरीर में खून कांप रहा था। वो बेहद उत्तेजित था। ये भी एक अवसर की प्रतीक्षा में था, एक निश्चित मारकाट का अवसर। वो तो बस इंपीरियल क्लाउड फाल्कन के निकट आने का इंतजार कर रहा था। करीब करीब करीब, चू फैंग अपने दिल में चिल्लाया। इंपीरियल क्लाउड फाल्कन ने निराश नहीं किया। उसने आने वाले खतरे को बिल्कुल भी नहीं देखा। दूसरी ओर जब उसने देखा कि वे दोनों परेशान करने वाले लोग उसकी ताकत से बुरी तरह डर गए हैं और निश्चल हो गए हैं, तो उसे और भी खुशी महसूस हुई। वो खुशी से चहक उठा। उसके पंजे निर्दयी थे। उसके विशाल पंजे, जो टूटे हुए सोने और पत्थर जैसे थे, ने अचानक बीमन विशालकाय जानवर के सिर को जकड़ लिया। इस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। बीमॉन विशालकाय जानवर, जो कमजोर होने का नाटक कर रहा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। चू फैंग दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। अब समय आ गया है। इससे पहले कि वो बोलना समाप्त कर पाता, बीमन विशालकाय जानवर चू फैंग की आवाज से भी तेज था। चू फैंग की याद दिलाते ही बीमन विशालकाय जानवर की विशाल मुट्ठी पहले ही उसके सिर के ठीक ऊपर पड़ चुकी थी।
इसकी आभा तुरंत प्रस्फुटित हो गई। विस्फोटक चार्जिंग। पृथ्वी का उपहार, भयंकर रोष। लगभग तुरंत ही बीमन विशालकाय जानवर ने अपने सभी कौशल सक्रिय कर दिए थे। उसके पास शायद एक ही मौका था, इसलिए उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। ये भी इसी वजह से था कि बीमन विशालकाय जानवर की शक्तिशाली आभा दुनिया को चकनाचूर करने वाली थी। चू फैंग को हिंसक हवा की लहर ने एक तरफ उड़ा दिया। हालांकि चू फैंग खुद की परवाह करने के मूड में नहीं था। उसकी आंखें इस धरती हिला देने वाले घूंसे को स्थिर होकर देख रही थीं। जब तक यह मुक्का जमीन पर पड़ता, इंपीरियल क्लाउड फाल्कन निश्चित रूप से मर जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि यह उसी रैंक के बीमॉन विशालकाय जानवर का पूर्ण शक्तिशाली मुक्का था। यदि इंपीरियल क्लाउड फाल्कन नहीं मरा, तो यह एक महान चमत्कार होगा। ऐसा लग रहा था जैसे चू फैंग को जीत की सुबह अपनी ओर चमकती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अगले ही पल ऐसा लगा जैसे बाज को भी इस घातक प्रहार का आभास हो गया हो। इंपीरियल क्लाउड फाल्कन पूरी तरह से पागल हो गया। उसकी आंखों में जो आत्मसंतुष्टि थी वो तुरंत भय में बदल गई, फिर वो काली हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी आंखें अंधकार से ढकी हुई थीं और उनमें से एक बुरी आभा निकल रही थी। चहचहाहट, चहचहाहट। इंपीरियल क्लाउड फाल्कन अचानक आकाश में दहाड़ उठा। तभी चू फैंग का जबड़ा लगभग जमीन पर आ गिरा। इंपीरियल क्लाउड फाल्कन, जिसे बिना किसी कब्रिस्तान के ही मर जाना चाहिए था, अचानक ही एक अद्वितीय भयानक गति से फट पड़ा। उसका पूरा शरीर प्रकाश की धारा की तरह था। अपने पंखों को हल्के से फड़फड़ाते हुए वो तुरंत बहुत दूर भाग गया। इस समय ऐसा लग रहा था कि इंपीरियल क्लाउड फाल्कन पर तथाकथित गुरुत्वाकर्षण विफल हो गया है। हुश, हुश, हुश। इससे पहले कि चू फैंग प्रतिक्रिया कर पाता, इंपीरियल क्लाउड फाल्कन पहले ही बीमन विशालकाय जानवर के हमले की सीमा से बच निकला था। चू फैंग ने अपने सामने सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, कैसे, ये कैसे हुआ? अभी की चरम गति ध्वनि की गति से 100,000 गुना अधिक नहीं थी। 150,000 बार। वास्तव में ये ध्वनि की गति से 150,000 गुना अधिक है। वो कैसे संभव है? चू फैंग ने अविश्वास में इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को देखा, जो पहले ही बहुत दूर भाग चुका था। इस समय दूरी पर स्थित इंपीरियल क्लाउड फाल्कन की आभा तुरंत कमजोर हो गई। ये देखा जा सकता था कि अत्यधिक गति का ये तात्कालिक विस्फोट उसके शरीर पर भारी बोझ था। लेकिन फिर भी यह सफलतापूर्वक बच निकला। भले ही इंपीरियल क्लाउड फाल्कन इतनी तीव्र गति लंबे समय तक नहीं रख सका, लेकिन जिस गति से वो तुरंत फटा, वो पूरे स्टार्टिंग ग्राउंड में उसे अनियंत्रित रूप से दौड़ने के लिए पर्याप्त थी। कितने उच्च श्रेणी के भगवान स्तर के सूक्ष्म जानवर इस गति तक पहुंच सकते हैं? ये भयावह है। क्या ये पवन संरक्षक सूक्ष्म जानवर की शक्ति थी? चू फैंग को शब्दों से परे झटका लगा, यहां तक कि उसे निराशा भी महसूस हुई। वो इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को कैसे मार सकता था जो तुरंत इतनी गति प्राप्त कर सकता था? कोई भी इसका कुछ नहीं कर सकता था। जब तक चू फैंग एक बड़ी कीमत चुकाने और एक ही बार में एंजल ब्लडलाइन एसेंस की दर्जनों बूंदे पीने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक वो गति के मामले में इंपीरियल क्लाउड फाल्कन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। हालांकि चू फैंग स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं था। इसका कारण ये था कि भले ही चू फैंग की गति इंपीरियल क्लाउड फाल्कन के बराबर हो, फिर भी वो उसे मार नहीं पाएगा। चू फैंग तो कोई दिव्य भगवान भी नहीं था, वो इसे कैसे मार सकता था? एक पल के लिए चू फैंग को शक्तिहीन महसूस हुआ। दूर इंपीरियल क्लाउड फाल्कन अभी भी आसमान में तैर रहा था। उसकी ठंडी आंखें चू फैंग और बीमन विशालकाय जानवर को घूर रही थीं, जो लंबे समय तक वहां से जाने को तैयार नहीं था। अभी तो ये बहुत करीब था। एक ही मुक्का से उसका सिर लगभग फट गया। यदि उसने निषिद्ध तकनीक का प्रयोग न किया होता और तुरंत भाग न निकला होता, तो वो सचमुच मर गया होता। ये जीवन मरण का झगड़ा था। इंपीरियल क्लाउड फाल्कन कैसे खुश हो सकता था यदि उसने इन दो लोगों को नहीं मारा जो उसके बिल में घुस आए थे? हालांकि इंपीरियल क्लाउड फाल्कन बहुत अच्छी तरह से जानता था, सामने वाला बीमन विशालकाय जानवर अपनी बढ़त पूरी कर चुका था। चाहे जो भी हो, बाज उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। भले ही वो अपनी गति से उन्हें परेशान कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि दूसरा पक्ष बच नहीं सकता था। बीमन विशालकाय जानवर अपनी चरम अवस्था में ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो रख सकता था। हालांकि उसे बदला लेना था। अगले ही पल इंपीरियल क्लाउड फाल्कन ने अचानक अपनी नजर चू फैंग पर घुमाई, जो कि बीमॉन विशालकाय जानवर से ज्यादा दूर नहीं अकेला खड़ा था। इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को यह समझ में आ गया कि बीमन विशालकाय जानवर हमेशा जानबूझकर उस उम्मीदवार की रक्षा कर रहा था।
उसे ये समझ में नहीं आया कि एक सूक्ष्म जानवर उम्मीदवार की रक्षा क्यों करेगा। हालांकि इसने इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को ये समझने से नहीं रोका कि शायद यह उम्मीदवार इस स्थिति से बाहर निकलने की कुंजी था। तुम बीमन विशालकाय जानवर जिसकी रक्षा करना चाहते हो, मैं उसी पर हमला करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम, बीमन विशालकाय जानवर, अभी भी मेरे बोझ का मुकाबला कर सकते हो। अगर मैं इस उम्मीदवार पर हमला करता हूं, तो क्या आप, बीमन विशालकाय जानवर, बच पाएंगे? ऐसा लग रहा था जैसे इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को कुछ समझ आ गया हो। उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। वो आकाश में चक्कर लगाता रहा। उसकी ठंडी आंखें चू फैंग को घूर रही थीं, मौके की प्रतीक्षा में। चू फैंग ने ये दृश्य देखा। वो क्रोधित था। अरे, मैं कब कमजोरी बन गया? चू फैंग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अतीत में, चाहे वो कभी भी या कहीं भी रहे हों, वो टीम की मुख्य ताकत थे। वो दुश्मन के गले में फंसी मछली की हड्डी के समान था। लेकिन आज, अगर वो बीमन विशालकाय जानवर की मदद नहीं कर सका तो भी कोई बात नहीं थी। लेकिन क्या उसने वास्तव में अपने साथी को नीचे खींच लिया? चू फैंग इसे स्वीकार नहीं कर सका। एक योद्धा को मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। उसने अचानक ऊपर देखा और निडरता से दहाड़ते हुए कहा, मूर्ख पक्षी, आसमान में मेरी तरफ ऐसे मत देखो। हिम्मत है तो मेरे पास आओ। देखो, मैं तुम्हारे सारे पन को उखाड़ सकता हूं। चू फैंग ने इसे पागलपन से उकसाया, यहां तक कि उसने दानव संहारक को भी बाहर निकाला और उसकी नोक को इंपीरियल क्लाउड फाल्कन की ओर इंगित किया। दहाड़ते हुए उसने जानबूझकर बीमन विशालकाय जानवर को भी दूर रहने दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। यह अत्यंत उत्तेजक था। ऐसा प्रतीत होता है कि इंपीरियल क्लाउड फाल्कन क्रोधित हो गया था। वो तीव्र चीख निकली। वो नीचे झपटा। बीमन विशालकाय जानवर के खतरे के बिना, वो एकमात्र जानवर जनरल उम्मीदवार से कैसे डर सकता था? चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और इस क्षण चू फैंग की अभिव्यक्ति पूरी तरह से शांत हो गई। उसने अपने हाथ में लंबी कृपाण को कसकर पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। उसने अपना सिर उठाया और आकाश से उतरते इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को देखा। चू फैंग के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उनका चेहरा अभी भी बेहद शांत था। हालांकि चू फैंग जानता था कि दूसरे पक्ष को उसे फाड़ने के लिए केवल एक पंजे की जरूरत है। उसके बगल में बीमन विशालकाय जानवर ने भी अपने मालिक के खतरे को तुरंत भांप लिया और पागलों की तरह दौड़ पड़ा। हालांकि इससे पहले चू फैंग ने जानबूझकर खुद को इससे दूर कर लिया था, जिसके कारण ये समय पर चू फैंग की रक्षा करने में असमर्थ हो गया था। उसे समझ में नहीं आया कि चू फैंग ने पहले ऐसा क्यों किया था। हालांकि चू फैंग के पालतू जानवर के रूप में बीमन विशालकाय जानवर के दिमाग में उसका मालिक ही उसका सब कुछ था। वो एक अस्तित्व था जिसकी रक्षा उसे करनी ही थी, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। गर्जन। बीमन विशालकाय जानवर अचानक आकाश की ओर दहाड़ा। इसने अपनी सारी कुशलता का उपयोग किया। दुर्भाग्यवश वह केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि इंपीरियल क्लाउड फाल्कन के तीखे पंजे उसके मालिक को जकड़ रहे थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में चू फैंग ने केवल एक ही हरकत की। उसने दानव संहारक को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। ब्लेड की सतह पर चमकीले चांदी के पाउडर की एक पतली परत उभर आई थी। तारा मतिभ्रम। चू फैंग ने गहरी सांस ली। यदि वो एक क्षण के लिए भी इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को प्रभावित करने के लिए तारा हेलुसिनोजन का उपयोग कर सकता है, तो उसकी ओर दौड़ा हुआ बीमन विशालकाय जानवर निश्चित रूप से उसे मारने में सक्षम होगा। चू फैंग को पता था कि ऐसा करने में जोखिम बहुत अधिक था। यदि वह सावधान न रहे तो उसकी कृपाण नष्ट हो जाएगी और वह मर जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। घायल इंपीरियल क्लाउड फाल्कन कभी भी बीमन विशालकाय जानवर के पास जाने का जोखिम नहीं उठाएगा। अभी ये केवल अपने दिल में क्रोध और आक्रोश के कारण था कि शाही क्लाउड फाल्कन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही कारण था कि उसने अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए इस कमजोरी चू फैंग को खोजने की योजना बनाई। इसलिए ये चू फैंग का आखिरी मौका हो सकता है। वो इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को भागने नहीं दे सकता था, अन्यथा प्रारंभिक चरण की सारी तैयारियां व्यर्थ हो जाएंगी। इसलिए चू फैंग केवल जोखिम ले सकता था। जब चू फैंग को अपने प्रति इंपीरियल क्लाउड फाल्कन की शत्रुता का आभास हुआ, तो उसने तुरंत निर्णय लिया। वो इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को उसे मारने के लिए, लुभाने के लिए खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करेगा। यही कारण था कि चू फैंग इतना क्रोधित दिखाई दिया और पागलों की तरह इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को उकसाया।
चू फेंग समझ गया कि उसके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को रोकने और बीमॉन विशालकाय जानवर को उसे मारने का अवसर प्रदान करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। इस पर कैसे लगाम लगाई जाए, सच कहूं तो चू फेंग को भी नहीं पता था। आखिरकार एक जानवर जनरल और एक मध्यम स्तर के स्वामी के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। तार्किक रूप से कहें तो यदि एक साधारण उच्च स्तरीय महान देवता का सामना एक मध्यम स्तरीय भगवान स्तरीय सूक्ष्म जानवर से होता है तो वे निश्चित रूप से तुरंत मारे जाएंगे। बचने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि चू फेंग ने इसे आजमाने की योजना बनाई। एक तरफ उसके पास कोई विकल्प नहीं था, दूसरी तरफ चू फेंग का दिल अथाह क्रोध से जल रहा था। जब से उसने केंद्रीय कोर क्षेत्र में प्रवेश किया, चू फेंग को कचरा जैसा महसूस हुआ। अतीत में जिस शक्तिशाली ताकत पर उसे गर्व था, वो यहां बेकार थी। वो टीम के लिए बोझ भी बन गया। चू फेंग के अभिमान के कारण वो ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इसलिए चू फेंग ने पूरी ताकत से आगे बढ़ने का फैसला किया। अपने हाथ में तलवार लेकर वो लड़कर बाहर निकल सका। जब तक वो सभी 9 कृपानों को एक में मिला सकता है, तब तक उसकी कृपान तकनीक में गुणात्मक परिवर्तन उसकी ताकत को तुरंत प्रस्फुटित करने के लिए पर्याप्त होगा। चू फेंग को अंतिम शक्ति का पता नहीं था, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि यह उसे निराश नहीं करेगी। आखिरकार ये /9 सेबर भगवान सम्राट का आजीवन प्रयास था। जल्द ही मैं यह महसूस कर सकता हूं। मैं बस आखिरी बिट से दूर हूं। मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा, चू फेंग ने धीरे से कहा। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत दृढ़ थी। इस बार या तो वो सफल होगा या प्रयास करते हुए मर जाएगा। वो दुनिया को ये साबित करना चाहता था कि चाहे वो कब और कहां भी हो, वह चू फेंग कभी भी कमतर नहीं होगा। झगड़ा करना। चू फेंग अचानक गुर्राया और उसकी आंखें चमक उठी। उसके हाथ में मौजूद तलवार ने चू फेंग के दिल की तात्कालिकता और आक्रोश को भांप लिया था। एक क्षण में अंतहीन चमकदार रोशनी फूट पड़ी। एक विशालकाय ड्रैगन की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई और चू फेंग के सिर के ऊपर तैरने लगी, मानो वो पूरी तरह से उसके साथ जुड़ गई हो। गर्जन। ड्रैगन ने आसमान में दहाड़ लगाई और इंपीरियल क्लाउड फाल्कन का सामना किया। भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी उससे 10 या 100 गुना अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरा। चू फेंग ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया। एक अत्यंत चमकदार कृपान अचानक आकाश में गिर पड़ी और इस समय इंपीरियल क्लाउड फाल्कन के तीखे पंजों ने बेरहमी से चू फेंग की लंबी कृपान को पकड़ लिया। उसकी आंखें ठंड से भरी हुई थीं। एक साधारण जानवर जनरल ने उस पर हमला करने की हिम्मत की। वो मौत को दावत दे रहा था। भाड़ में जाओ। उसके तीखे पंजों ने अचानक दानव संहारक को जकड़ लिया। उसी समय चू फेंग अचानक दहाड़ा। तोड़ो। एक क्षण में तलवार की पीठ पर अनगिनत छायाएं धीरे धीरे प्रकट हुई। वे वास्तव में अतीत में चू फेंग द्वारा अपनी कृपान का अभ्यास करने के दृश्य थे। पहला कदम पवन / दूसरा रूप मोटी धरती, तीसरा रूप बादल तरंग। स्वर्ण भाला, चमकीला सूर्य, कृपान शक्ति, कृपान जैसा मानव हृदय, मनुष्य और कृपान एक तथा कृपान दिव्य क्षेत्र। एक पल में 9 कृपान तकनीकें वास्तव में इस स्लैश में एक ही समय में प्रकट हुई। अगले ही क्षण अनगिनत कृपान छायाएं वास्तव में एक दूसरे में विलीन होने लगी। वे एक ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे शुरू से ही एक थे। ब्लेड पर रोशनी और भी अधिक चमकदार हो गई। इस समय चू फेंग की आभा अपने चरम पर पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फटने वाला है। उसकी गोल आंखें क्रोध से फैल गईं और वो इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को घूरता रहा और दहाड़ता हुआ बोला, मूर्ख पक्षी, तुम्हारी मौत आ गई है, अब मर जाओ। आश्चर्यजनक कृपान नीचे गिरा। सिजल। अचानक पकड़े जाने पर इंपीरियल क्लाउड फाल्कन के स्टील जैसे पंजे वास्तव में कट गए। इंपीरियल क्लाउड फाल्कन दंग रह गया। वो उसके तीखे पंजों से होने वाले दर्द को भी भूल गया। इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी नज़र में वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक कमजोर जानवर जनरल स्तर का उम्मीदवार था। वो एक भगवान स्तर के विशेषज्ञ की शक्ति को कैसे उजागर कर सकता था? उसने एक ही वार से उसे घायल भी कर दिया। ये सामान्य बुद्धि के विरुद्ध था। कोई भी महान ईश्वर कितना भी राक्षसी क्यों न हो, उसके लिए दिव्य ईश्वर की बराबरी करना असंभव था। ऐसा क्यों हो रहा था? हालांकि चू फेंग ने उसे अब और सोचने का मौका नहीं दिया। जब उनका पहला स्लैश सफल हो गया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा स्लैश किया। दरार। तेज ब्लेड ने इंपीरियल क्लाउड फाल्कन के कठोर पंखों को काट दिया और उसमें प्रवेश कर गया। दर्द से कराहते हुए इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को इसकी कोई परवाह नहीं थी।
उसने अपने पंख पागलों की तरह फड़फड़ाए और भागने की योजना बनाए। लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है और उसका पूरा शरीर अचानक बहुत कमजोर हो गया है। उसका दिमाग भी अस्त व्यस्त हो गया। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और क्या करूंगा? भागो। मैं क्यों भागूं? जैसे ही इंपीरियल क्लाउड फाल्कन तारा हेलुसिनोजन से अचंभित हुआ, चू फैंग की आंखों में अचानक खुशी फूट पड़ी। पहले से ही पहुंच में मौजूद बीमन विशालकाय जानवर को देखते हुए वो अचानक दहाड़ा, जल्दी करो, चलो आगे और पीछे से हमला करते हैं और इसे मार देते हैं। गर्जन। बीमन विशालकाय जानवर ने भी उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। उसका पूरा शरीर अचानक चमक उठा। एक पर्वत की तरह वो इंपीरियल क्लाउड फाल्कन की ओर बढ़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के चू फैंग ने फिर से वार किया। 9 कृपानों की पहली चाल, एकता कृपान, मारना। बूम। अचानक अंतहीन चमकदार रोशनी फूट पड़ी और पूरा स्थान उसकी चमक में समा गया। चू फैंग ने आकाश की ओर दहाड़कर कहा,